मृत्यु का भय दुनिया का इतना बड़ा भय है जो जीतना आसान नहीं होता। सिर्फ पूर्व जन्म की यात्रा से ही ये मृत्यु का भय समाप्त होता है। जीता जागता भगवान तुम्हारे अंदर हर पल धड़क रहा है, तुम्हें बता रहा है, तुम्हें दिखा रहा है, तुम्हें सुनवा रहा है। ये भगवान पे लोगों को भरोसा कम है और बाहर के जाके वो मूर्ति में भगवान को ढूंढने की कोशिश करते लोग गलत समझने लग जाते हैं कि भाई अमिताभ बच्चन रेखा के प्रति क्या भाव रखते हैं। पिछले जन्म की अगर वाइफ रही है तो इस जन्म में उनको आकर्षण तो महसूस होगा ना उसके प्रति, एक नेचुरल वे में। रेकी क्या है, क्या एक एनर्जी है, साइंस है और कैसे काम करती है? इमरजेंसी में आपको रेकी जैसी कोई चीज नहीं मिलेगी। अगर कोई हार्ट अटैक आ जाए और व्यक्ति को अगर आपने रेकी कर दी तो मर नहीं सकता। तुम मंदिर जाते हो तो उसकी सीढ़ी को भी ऐसे करते हो, उसकी दीवार को भी ऐसे करते हो जी। लेकिन तुमने घर की सीढ़ियां, घर की दीवार को ऐसा किया ही नहीं कभी। ये घर मंदिर नहीं बन पाया। अमीर बनना भी आपकी चॉइस है। आप गरीब बने रहने के नियम अपना लो तो गरीब रह जाओगे, आप अमीरी के नियम अपनाओगे तो अमीर बन जाओगे। जब तक वो थॉट ही नहीं लाओगे वो होगा ही हाँ नहीं। बस, तो वो थॉट, सफलता का थॉट, अमीरी का थॉट वो लाना पड़ता है। टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत ज्यादा लोगों में बढ़ रहा है, तो क्या ये रेकी उस पे भी काम करती है? रेकी जो है कोल्ड से लेकर कैंसर तक, मतलब हर बीमारी में जीवनी शक्ति चाहिए ही, और वो जीवनी शक्ति आज रेकी के माध्यम से हर आदमी है ना सप्लाई कर सकता है। हम हर जहन्नुम को जन्नत में बदल देते हैं, इसलिए खुदा भी डरता है मुझको जहन्नुम में भेजने को। हेलो दोस्तों, यू एंड आई टॉक शो में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुचि कपूर। आज का ये एपिसोड बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हमारे बीच एक बहुत ही खास गेस्ट हैं, डॉक्टर एनके शर्मा जी, जो रेकी हीलिंग फाउंडेशन के फॉर्मर प्रेसिडेंट भी हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा कि हम अपनी पास्ट लाइफ में जा सकते हैं, जान सकते हैं कि क्या करते थे, बट जो हमारे गेस्ट हैं वो हमें फ्यूचर में भी ले जा सकते हैं और हम जान सकते हैं हमारा आने वाला फ्यूचर कैसा होगा। इस टेक्निक के बारे में आज हम गहराई से चर्चा करेंगे अपने गेस्ट डॉक्टर एनके शर्मा जी से। साथ ही साथ हम कुछ वेल नोन पर्सनालिटीज़ की भी बात करेंगे कि उनका पास्ट क्या था और फ्यूचर क्या हो सकता है या क्या होगा। और इस पॉडकास्ट को और इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए कुछ चीज़ें हम रेकी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं सर रेकी एक्सपर्ट हैं, तो रेकी के बारे में हम ज़रूर बात करेंगे कि रेकी क्या है, क्या ये एक एनर्जी है या साइंस है। इन सभी चीज़ों को गहराई से जानने के लिए हम अपने गेस्ट को वेलकम करते हैं, डॉक्टर एनके शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आज आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। जी सर, आज आप आए, मैं बहुत ऑनर फील कर रही हूँ। एंड सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में तो बहुत बात करते हैं और हमने सुना हुआ है, लेकिन ये फ्यूचर में जाने का आइडिया आपको कैसे आया और आपने कब इसकी शुरुआत की, और मतलब इसके पीछे कोई साइंस है, एनर्जीज हैं, क्या चीज़ है? देखिए, जब मुझे करीब 30 साल पहले जब मैं इस क्षेत्र में आया तो सूक्ष्म जगत की सारी जो शक्तियां हैं, अनुभव है, सब होने लगे जी। तो मुझे पता चला कि भाई आदमी की जो चेतना है, कॉन्शियसनेस, वो जब एक बार शरीर और बॉडी और माइंड से निकलकर मतलब एस्ट्रल वर्ल्ड में चली जाती है। जैसे हम सपना देखते हैं तो हमारी बॉडी जो हम बॉडी माइंड से फ्री हो जाते हैं जी। उसी तरह हमारी चेतना जो है जब सूक्ष्म जगत में प्रवेश करती है एस्ट्रल वर्ल्ड में, तो वहाँ पर समय और सीमा नहीं है। वहाँ पे टाइम, स्पेस और गैप ख़त्म, बिल्कुल ख़त्म। अच्छा। हाँ, वहाँ पे टाइमलेसनेस है, जिसको हम कहते हैं कालातीत, समयातीत, ये सब जो वर्ड यूज़ करते हैं जी। तो ऊपर कहीं पर भी टाइम ट्रैवलिंग नहीं है। अच्छा। टाइम मनुष्य के लिए होती, जो चीज़ें गतिशील होती है टाइम उनके लिए होती है। शरीर से मुक्त होते ही, गतिशील चीज़ों से मुक्त होते ही फिर टाइम हमारे लिए जीरो हो जाती है, बिल्कुल भी। अच्छा। अब जैसे टाइम का एग्जांपल देता हूँ आपको जी। कि ये दीवार है, हाँ जी। तो मैं पैदा हुआ और मैं निकल गया, तो मैंने क्या कहा, टाइम निकल गई, लेकिन टाइम नहीं निकला, आप निकल गए। अच्छा। टाइम तो वही था, स्थिर ही था। वो इल्यूजन, टाइम एक बहुत बड़ा इल्यूजन है अपने आप में। तो इसलिए जब हम शरीर मन से ऊपर हो जाते हैं
तो फिर हम टाइमलेसनेस स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि फिर हजारों लाखों ईयर्स वर्षों में हमें जाना है, चाहे फ्यूचर में जाना है, वो कोई मायने नहीं रखता ऊपर। मतलब द मोमेंट आप इंटेंशन करते हैं उसी वक्त उस चेतना के साथ आप जुड़ जाते हैं, यानी कि आपको उस फ्रीक्वेंसी में आना पड़ेगा। और फ्रीक्वेंसी में आते ही आप कहते हैं साहब मुझे 200 साल आगे जाना है। अच्छा। तो 200 साल, अब 200 साल ही आगे जाओगे आप 210 साल भी आगे नहीं जाओगे। अच्छा। आपको 210 जाने के लिए 210 बोलना पड़ेगा। अगर आप कहते हो नहीं 1000 साल पीछे जाना है जी, तो ये इधर ही है 1000 साल। आप कहो जी 10,000 साल पीछे जाना है, तो ये लो इधर ही है जी। अरे कमाल है। अगर आप 1,00,000 साल पीछे जाना तो इधर, ये भी इधर ही है भाई। तो मतलब कहीं ट्रैवलिंग नहीं है जी। आपके मन में वो फ्रीक्वेंसी आती है, आप उस फ्रीक्वेंसी के साथ इमीडिएटली आप जुड़ जाते हैं। ओके सर, इसमें मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे आपने कहा हम 200 साल पीछे जाना चाहते हैं, तो अगर मैंने कहा मैं 200 साल पीछे जाना चाहती हूँ, तो थ्रू आउट 200 साल का पास्ट मैं देखूंगी या पर्टिकुलर जो 200 साल पहले उस साल में हुआ होगा उसी साल का? हाँ, नहीं, जो आपने 200 साल पहले जो वो 200 साल पहले जो घटना घटी थी सिर्फ वो ही देख पाएंगे। अच्छा, उसके इन बिटवीन जो घटा वो जब तक मैं बोलूँगा नहीं। कि आप 150 में जाओ, 150 साल में जाओ, आप 180 साल में जाओ, जब तक हम एग्जैक्ट उसका इंटेंशन माइंड में नहीं क्रिएट करेंगे ना, तब तक हम उस एनर्जी के साथ कनेक्ट नहीं होते हैं। अच्छा। यूँ तो जी, और जी. अच्छा, और तो इस तरह से वहाँ पे क्या होता है कि आप जो है किसी भी टाइम पीरियड में आप बड़ी मतलब एक सेकंड में, यानी कि फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में कहता हूँ मैं, क्योंकि जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ अभी आपको, मैं कहूँ आप अपने किसी परिवार के मेंबर के बारे में सोचिए, या आप आपका कोई मुंबई में रहता है उसके बारे में सोचिए। हाँ, तो आपने अभी सोचा नहीं कि आपका चेतना तो वहाँ चली गई। बिल्कुल माइंड में एकदम पिक्चर ऐसे माइंड में एकदम आ जाता है। हाँ जी। तो उसी तरह आपने जैसे ही सोचा कि मुझे 100 साल, मुझे 200 साल, मुझे 500 साल, तो एक सेकंड में हमारी चेतना उसके साथ जुड़ जाती है ऑन द स्पॉट। यूँ उसमें कोई ऐसा नहीं कि वो थोड़ा टाइम लगाएगा, वो धीरे धीरे जाएगा, ऐसा नहीं होता उसमें जी। इस तरह से तो इसीलिए हम फ्यूचर में भी जा सकते हैं। फ्यूचर इसलिए जा सकते हैं क्योंकि जब मैंने इस बात को जाना कि ऊपर तो समय सीमा क्षेत्र है ही नहीं, हम तो किसी भी एरिया में जाकर आ सकते हैं जी। तो फिर जनरली मैं जब पास्ट लाइफ में लेके जाते हैं हम लोग वहाँ पे, तो ये हमारा कॉमन प्रैक्टिस है कि हम पहला जन्म दिखाते हैं और अच्छा। उसके बाद में 100 साल के बाद, आजकल जैसे 2025 है तो 21-25 100 साल के बाद का हम पीरियड दिखाने की कोशिश करते हैं। अच्छा। तो जनरली सब लोग देखते हैं वो। और फिर नज़दीक के भविष्य में हम 2030 के आसपास लेके जाते हैं 5 साल के बाद, फिर 2035 या 2040 तक भी लेके जाते हैं। तो नज़दीक के भविष्य भी लोग देख लेते हैं, क्योंकि जनरली लोगों को ये जानना होता है कि भाई मैं 5 साल के बाद फिर मेरा घर बनेगा, या मेरी जॉब कहीं रहेगी, या मेरा बेटे की शादी हो गई, या मेरे बच्चे हो गए, मेरी शादी हो गई है, यानी तो मैं कहीं बाहर चला गया हूँ, नहीं चला गया हूँ। तो 5-10 साल के बाद का भविष्य लोग जानना पसंद करते हैं। और मज़ेदार बात यह है कि जो भी लोग देखते हैं ना उसमें, वो अब तक तो जितने भी देखा है लोगों ने, वो सब 100% सक्सेसफुल हुए हैं उसके अंदर। अच्छा, वो हाँ, जब जो देखा उन्होंने। हाँ। क्योंकि कईयों ने देखा कि वो उन्होंने नौकरी ही छोड़ दी है बिल्कुल, और वो किसी दूसरे हीलिंग फील्ड में निकल गए हैं। अच्छा। जबकि बड़े ऑफिसर है, बहुत बड़े। हाँ। तो उसको खुद को विश्वास नहीं हुआ, उसने कहा यार मैं इतनी बढ़िया नौकरी है, मैं क्यों जाऊंगा इसके हीलिंग फील्ड में। पर वो कहते हैं वो चला जाऊंगा। लेकिन समय के साथ साथ 2-3 साल में ऐसी घटनाएं घटी कि ही हैज़ टू बिकम ए गुड हीलर। अच्छा। फिर वो रेकी में आ गए, रेकी मास्टर बन गए। तो वो पहले तो उनको ही भरोसा नहीं आ रहा था कि यार मैं 2030 में रेकी मास्टर कैसे, मतलब 5 साल के बाद कैसे रेकी मास्टर बन जाऊंगा, कि अभी इंटरेस्ट नहीं है तो 5 साल बाद। हाँ, ऐसे तो। लेकिन वो समय आने पर वो अपने आप वो घटनाएं घटित होने लगती है और वही हमें दिखाई देती है। देखिए क्या होता है, सिंपल सा नियम क्या है, हम मोमेंट टू मोमेंट जो है ना, एक एक ईंट जमा कर रहे हैं, समझ लो आप। हाँ। अपने कर्म से, विचारों से, भावनाओं से, वो जो एक एक ईंट जमा होती जा रही है ना, उसकी एक शेडो साथ साथ में बनती जा रही है, ये समझ लो आप। अच्छा। हाँ, और वो शेडो हमने चॉइस की है। देखिए कुछ तो हम सामाजिक प्रेशर में भी चॉइस करते हैं, कुछ हम अपने पर्सनल चॉइसेस करते हैं, है ना, कुछ फैमिली की प्रेशर होती है चॉइस करते हैं। तो वो सारा एक क्यूमुलेटिव, यानी कि मिला जुला जो है प्रभाव से एक फ्यूचर जो है ना ऑलरेडी डिज़ाइन हो चुका होता है हमारा। इसलिए फ्यूचर डेफिनेट होता है, क्योंकि
और डेफिनेट इसलिए भी होता है क्योंकि हम अभी एक ही जन्म जीते हुए नहीं आ रहे हैं, हम सैकड़ों जन्म जो है हम अब तक जीते हुए चले आ रहे हैं। तो उनकी एक एक जन्म एक एक समझो पूरी ईंट की दीवार है अपने आप में। तो इतनी सारी ईंटों की दीवारें हम लेकर पैदा हो रहे होते हैं। हाँ। तो उसकी शेडो बहुत दूर तक पड़ चुकी होती है। तो हम ये कुछ ना कुछ कैरी करते हैं हर जन्म में अपने साथ पिछला, एक एक चीज़ जो है हमारे साथ कैरी करते हैं, क्योंकि आपका हिसाब किताब जो है ना दुनिया में कोई नहीं रखता। जैसे हम कहते हैं ना कि भगवान देख रहा है जी, तो भगवान ने क्या किया है, हमारे अंदर एक सीसीटीवी कैमरा बैठा दिया है, उसका नाम है सबकॉन्शियस माइंड जी। तो वो हमारा चित्रगुप्त है। तो वो एक एक कदम एक एक पल मतलब आप जो भी सोचते हो आप एक्शन करते हो ना वो उसको रिकॉर्ड कर रहा होता है। अच्छा। अब मैं रियल में काम कर रहा हूँ कि खाली सोच भी रहा हूँ तो भी संस्कार मेरे अंदर रिकॉर्डिंग होती जा रही है। मान लीजिए मैंने एक रास्ते में किसी को देखा और मेरे अंदर एक वासनात्मक भाव आ गया, तो मैं दुनिया को नहीं बताया, मैं चुपचाप रहा, ऐसे शांत रहा। तो लोगों को पता भी नहीं चला कि, लेकिन अंदर के मन में मेरे गलत भाव आया ना तो वो मेरे अंदर रिकॉर्ड हो गया, समझो। तो इसीलिए आप कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली जो भी चुनाव करते हैं ना, जो विचारों का चुनाव, भावनाओं का चुनाव, यानी तो कोई कर्म का चुनाव, वो आपके संस्कारों में ऑलरेडी चित्रगुप्त जो ना नोट करके रख लेता है। अच्छा। इसलिए जब हम मरते हैं तो बोलते हैं ना सारा हिसाब किताब वो देखता है। हाँ, तो वो आपके सामने सारा हिसाब किताब ला के रख देगा, यूँ समझ लें इस तरह से। तो इसीलिए हर चीज़ जो है रिकॉर्ड होती है। और फिर एक दूसरी बात क्या होती है कि सटल लेवल पर जो भी रिकॉर्डिंग होती है ना वो पूरा यूनिवर्सल रिकॉर्ड बन जाता है, यूँ समझ लो। इसको आकाशिक रिकॉर्ड कहते हैं हम लोग जी। तो वो पूरा यूनिवर्सल रिकॉर्ड बन जाता है, यानी कि आज तक इस धरती पर जितने भी विचार भाव कर्म हुए हैं उन सब के पूरे एक एक चीज़ का एक्शन एक रिकॉर्ड के रूप में पूरे वर्ल्ड यूनिवर्स में मौजूद है। अच्छा, यूनिवर्स में? हाँ, यूनिवर्स में मौजूद है। यानी कि इसीलिए क्या होता है रिजोनेंस, यानी कि हम जब हम एक फ्रीक्वेंसी, हम एक एनर्जी है। हम जब तरंगित होते हैं तो वो तरंग, अभी मैंने एक भाव पैदा किया, मेरे अंदर से एक तरंग पैदा हुई, तरंग पैदा होते ही वो यूनिवर्स में उसी तरह की एनर्जी के साथ कनेक्ट भी हो गई। अच्छा। उसी समय बता रहा हूँ मैं जी। जैसे आप अभी कोई एक भाव को बहुत स्ट्रांगली सोच रहे हो मन के अंदर, तो आपकी चेतना ब्रह्मांड में एग्जैक्टली उस चीज़ के साथ कनेक्ट हो रही होती है उसी समय। अच्छा। क्योंकि वो यूनिवर्स में मौजूद है इसलिए, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या होता है कि हम पास्ट लाइफ में भी हम कैसे देखते हैं, क्योंकि हम तो पास्ट लाइफ में जब लेके जाते हैं तो वो जो जीवन जी चुका होता है वो पूरा का पूरा एक प्रकार से फिल्म की तरह रिकॉर्डेड है, समझो, वीडियो पूरा बना हुआ है उसका वहाँ पे। और जो आत्माएं उनके साथ जुड़ी हुई थी वो मर गई है, तो अब तो वो कई जन्म ले चुकी है, वो तो उनके अब तो उनके स्वरूप भी बदल गए। लेकिन जब हम पिछले जन्म में लेके जाते हैं तो एग्जैक्टली वही आत्माएं वापस उसी रूप में दिखाई देगी जिस रूप में उन्होंने जन्म लिया था उस समय। अच्छा। हाँ, अगर मान लो 500 साल पहले मैं किसी को लेके जाऊँ, हाँ। और उस समय उन्होंने देखा कि मान लो कि आपका बेटा जो था वो उस समय एक लड़की के रूप में पैदा हुआ था, मान लो, तो वो लड़की का उस समय वो लड़की थी, तो लड़की किस तरह की थी, क्या कपड़े पहनती थी, कैसे थी, क्या बोलती थी, एग्जैक्टली वो उसका पूरा एक प्रकार से रिकॉर्डिंग यूनिवर्स में मौजूद रहता है। अच्छा। इस तरह से, इसलिए मतलब असेस करना, यानी कि पास्ट लाइफ में जब जाते हैं तो कोई भी रिकॉर्ड को असेस करना बहुत आसान होता है। अच्छा। हाँ, आपकी खाली आपके सोचते यू आर ऑलरेडी कनेक्टेड, यू आर ऑलरेडी देयर। तो ये जो हमारी फैमिली है, हम इसे पास्ट लाइफ से ही अपने साथ लेके चल रहे हैं या हमारे मेंबर्स चेंज होते हैं? नहीं, देखिए क्या होता है कि जिनके साथ बहुत गहरा लगाव और प्रेम होता है ना वो हमेशा रिपीट होते हैं, क्योंकि तो अटैचमेंट होना चाहिए। बच्चे हो गए, हस्बैंड हो गए, तो लगाव होता ही होता है, पेरेंट्स। देखिए क्या होता है, इस पर एक बात बताता हूँ कि गहरा लगाव का मतलब है आप उसके बिना नहीं रह सकते। देखिए ना, एक वाइफ एंड हस्बैंड है कि जो वाइफ एंड हस्बैंड है कुनकुना एक प्रकार से रिलेशनशिप है, मतलब बस थोड़े कभी मिल लिए, घूम लिए, बस बात कर ली, नहीं तो आपको इतना ज़्यादा गहरा अटैचमेंट नहीं है। तो अधिकतर संबंध तो मैं ऐसे ही देखता हूँ लोगों के, जिसमें मतलब बोलते हैं ना वाइफ नाम का कोई जीव घर में है और हस्बैंड नाम का कोई आदमी रात को आता है रोज, ऐसे बोलते हैं ना जी। तो ऐसे संबंध जो होते हैं ना, और अच्छा बच्चे के साथ में भी क्या होता है,
फादर भी जो है बहुत थोड़ा समय दे पाता है बच्चों को भी, और फिर वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर और ज़्यादा उनका अटैचमेंट उतना रहता नहीं है, क्यों, जी। समय आने पर वो अपने जॉब पे निकल जाता है। तो फिर ऐसे संबंध बनते नहीं ना, बहुत गहरे जो बनते जो कहते हैं। अच्छा। तो वो गहरे संबंध जो होते हैं ना, वो जनरली देखिए माँ के साथ बहुत गहरे संबंध होते हैं लोगों हाँ, के, एक इमोशनल इसलिए बॉन्डिंग माँ होती जल्दी है। रिपीट होती है, बता रहा हूँ। अच्छा। हाँ, सबसे ज़्यादा रिपीट होती है माँ। ओके। अच्छा, माँ जरूरी नहीं है कि आपके साथ वो माँ के रूप में आवे, वो आपका अगले जन्म में आप औरत बन जाओगी तो वो आपका पति बन के आ जाएगा फिर। अच्छा। हाँ, या आपकी बेटी बन के आ जाएगी और आपको बेटी ऐसे केयर करेगी जैसे माँ केयर करती थी ना, ऐसे अगले जन्म में बेटी की तरह केयर करेगी। और आपको ऐसा लगेगा, आप उसको ऐसा कहना पड़ेगा, यार तू मेरी माँ है, हर वक्त मुझे मतलब बहुत केयर करती रहती है ऐसे। अच्छा। तो वो जो स्वभाव है ना, जो अटैचमेंट, वो तो हर जन्म में वापस आता रहता है, रिपीट होता रहता है। और इवन पति पत्नी के प्रेम भी अगर बहुत गहरे हैं ना, जो वो भी रिपीट होते हैं वापस में, क्योंकि जी जी जी। मेरी भी पत्नी करीब 4 जन्म से मेरे साथ चल रही है। अरे वाह। और अगले जन्म में 5वें जन्म में फिर और भी है दोबारा वापस। क्या बात तो है। तो अब ये सिर्फ इसलिए है कि एक गहरा अटैचमेंट है आपस में, तो उसके कारण जो है वो रिपीट हो रही है। जी, और जी, अगर ये उतना गहरा नहीं होता तो फिर वो अगले जन्म, क्योंकि मैं हज़ारों लोगों को लेके जाता हूँ, तो उसमें पिछले जन्म में उनकी पत्नी वो सेम होती नहीं है, उनके पति भी सेम होते नहीं है जन्मों में, उनके बच्चे भी सेम नहीं होते। तो कारण क्या होता है कि शायद वो बस लिमिटेड, वो इमोशनल बॉन्डिंग लिमिटेड थी, मतलब यूँ इस तरह से। बाकी नहीं तो कईयों के माँ बाप रिपीट होते हैं, कईयों के बच्चे रिपीट होते हैं दोबारा, कईयों के वाइफ हस्बैंड रिपीट होते हैं। तो ये मतलब जैसे कहते हैं ना कि देखिए नेचर में एक बहुत बड़ी बात क्या है जो मैं अनुभव करता हूँ कि नेचर में है ना, संबंध की रिकॉग्निशन नहीं है, संबंध सामाजिक देन है। जी। मतलब ये माँ है, ये बाप है, ये भाई, ये बहन है, ये पति पत्नी से बोलते हैं ना, ये सामाजिक नियम है। कुदरत सिर्फ 2 ही चीज जानती है, प्रेम और घृणा। कुदरत दूसरा कोई वर्ड नहीं जानती। सच बात। अगर प्रेम काफी गहरा है तो फिर रिपीट करोगे, फिर अट्रैक्शन होके आ जाओगे। घृणा बहुत गहरी है तो फिर आपके आसपास पहुंच जाएगा यूं। तो ये 2 ही चीजें संसार में चलती है बस, सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव बस। ओके। इसमें सर एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है मेरा कि हम एस्ट्रोलॉजी में भी बात कर चुके हैं और वैसे भी कहा जाता है कि रिपीट नहीं होता जन्म, हमें बहुत मतलब कई हजार साल के बाद हमारा आदमी के रूप में जन्म होता है, और आप जैसे बता रहे हैं कि हर जन्म हम ह्यूमन ही होंगे, तो ये कैसे पॉसिबल है? मैं ऐसा समझ के चलता हूँ कि हमारे 90% के 95% लोग जो है ना, वो शास्त्र से सुनकर, दूसरों की बातें सुनकर, और वो उसी को तोते की तरह रिपीट करते रहते हैं। मैं ऐसा देखता हूँ। हाँ, यही हमें समझाया जा रहा है। क्यों? कारण क्या है कि आपने उनसे सुना, आपने उनसे सुना, आपने उनसे सुना, आपके गुरु ने आपको कहा, ऐसे बोलते हैं ना जी। लेकिन सच्चाई क्या है कि इस क्षेत्र में जब तक कोई काम ही नहीं हुआ हो, कोई सच्चाई नहीं जानी गई हो, आप उसके बारे में कुछ भी वर्णन नहीं कर सकते। सर ये कहा जाता है ना, अच्छे कर्म करो नहीं तो मनुष्य का जीवन नहीं मिलेगा। नहीं, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय ऋषि मुनियों ने बहुत गहराई में जाकर ये सारे सच्चाइयों को पहचाना जरूर है। लेकिन बाद में छोटे छोटे मीडिएटर लोग जो थोड़े मतलब उतने ज़्यादा बुद्धिमान नहीं होते हैं, वो फिर अपने ढंग से इंटरप्रिटेशन करके थोड़ा बिगाड़ भी देते हैं। अच्छा, समझे ना? लेकिन अल्टीमेटली देखो क्या होता है, अभी तक जो हमारा अनुभव है, और सिर्फ मेरा नहीं, पूरे विश्व में सैकड़ों मास्टर्स काम करते हैं, सबका अनुभव यही है कि 99.99 अब तक हम लोग ह्यूमन बीइंग से ही आते हैं वापस, ह्यूमन बीइंग से ह्यूमन बीइंग हो रहे होते हैं। हो सकता है हजारों साल पहले हम मिनरल्स रहे हो, प्लांट्स रहे हो, जानवर रहे हो, ये संभावना नकारी नहीं जा सकती, क्योंकि लेकिन रिसर्च का विषय है, इसको अंधाधुंध मान के नहीं चलना चाहिए, मैं ये से मानता हूँ। और हो सकता है कि हमारे ऋषि मुनियों ने विहंगम दृष्टि से देखा हो कि लाखों साल पहले आदमी ऐसा था, अब ऐसे हो गया है, तो वो कहते हैं अरे भाई मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिला है भाई, इसलिए ज़रा संभाल के रखो। तो ऐसा हो सकता है, वो कहना उनका सही भी हो, लेकिन अभी तो फिलहाल अगर हजारों साल तक हम जाएं, 5000 साल मान लो, महाभारत रामायण काल तक भी, तब तक तो अभी तक तो मनुष्य से मनुष्य बन के आ रहे हैं। आपका कोई ऐसा केस नहीं आया कि ह्यूमन बीइंग नहीं आए? देखिए क्या था कि पहले शुरुआत में मैं कई हजारों लोगों को लेके गया ना, तो उसमें किसी में भी है ना
जानवर का किसी ने कोई अनुभव बताया ही नहीं कि मैं जानवर हूँ। अच्छा। लेकिन आज से 5-7 साल पहले कुछ लोगों के साथ जब पास्ट लाइफ में गए तो पता चला कि कोई पक्षी के रूप में था। अच्छा। तो कोई एक डायनासोर भी आया। मुझे फिनलैंड के अंदर एक बच्चा मिला। हाँ, उसको मैं लेके गया तो वो जो डायनासोर था। और एक गाय के रूप में मिली। मतलब ऐसे किसी ने बत्तख के रूप में देखा अपने आप को। तो ऐसे कुछ लोग, एक समझो मुश्किल से अब तक मेरे पूरे इतने समझो 30 साल की जर्नी में और 45,000 लोगों में मैंने 10 से ज़्यादा अब तक जानवर से रिलेटेड लोगों को देखा नहीं है। अच्छा। अब हो सकता है कि दूसरे एक्सपर्ट जो काम कर रहे हो उनके पास इस तरह के आ गए हो। कारण क्या होता है कि अब जैसे होता है ना, एक 40-50 हज़ार का ग्रुप जो है बहुत छोटा ग्रुप है इतने करोड़ों लोगों में। तो उसके आधार पर हम ऐसा कह नहीं सकते कि जानवर से आते ही नहीं करके सब बोल नहीं सकते। पर 10 लोग आए तो एक थोड़ा सा ऐसा लगा कि शायद जानवर कहीं ना कहीं हम जानवर के किंगडम में भी रहे हैं। क्योंकि मेरे पास में ना एक बहुत बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर आए थे, बड़े IAS ऑफिसर थे। तो उनका पिछले जन्म में उन्होंने देखा कि उनका कुत्ता बहुत प्यारा था, वो मर गया। अच्छा। तो मैंने उनको ऐसे ही पूछ लिया, क्योंकि मैं पिछले जन्म से इस जन्म के लोगों के साथ संबंध स्थापित करने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने कहा आपका कुत्ता जो पिछले जन्म में मर गया, क्या इस जन्म में आपके आसपास कहीं किसी न किसी रूप में है? तो वो एकदम अपने बेहोशी में ही एकदम चिल्ला के बोले, अरे अरे वो जो राम सिंह है वही तो मेरा पिछले जन्म का, कोई तो मेरा डॉगी है। अच्छा। तो वो उनके ऑफिस में ऑलरेडी उनके साथ जुड़ा हुआ है उनके साथ, और वो उनकी सेवा करता है वहाँ ऑफिस में। बहुत ही प्यारा पियोन है उनका वो। अच्छा। तो ये जो अटैचमेंट है ना, वो कहीं ना कहीं से देखिए कहीं पर भी वो चेतना मिली होगी। फिर उन्होंने कहा कि भैया तू मेरे यहाँ काम करेगा ऑफिस में, मान लो एक अच्छा लगा तो आपको लगा कि मैं पूछ लूँ, तो ऐसे अपने साथ जोड़ लिया उनको। तो कहीं ना कहीं वो टकरा जाते हैं, यूँ समझ लो आपस में जो हैं इस तरह से। तो ये सब चीज़ें जो है मैं अनुभव में करता हूँ कि वो आसपास आ जाता है अपने आप। तो ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ये एक्यूरेट होती है कि हम अपने जन्म में ही जाएंगे, कुछ गड़बड़ नहीं हो सकती? कौन से नहीं मतलब जानवर दूसरे जन्मों में, जैसे कहते हैं ना, सपोज मैं पास्ट लाइफ जानना चाह रही हूँ और आप मुझे कह रहे हैं पास्ट लाइफ में जाइए, तो ये डेफिनेट है कि मैं अपनी ही पास्ट लाइफ में जाऊंगी। हाँ, कहीं और अपनी पास्ट, क्योंकि आप मुझे एक्चुअल में टीचर आपको गाइड करता है तो आप वही सोचते हो ना, आप दिमाग में वही फ्रीक्वेंसी लाते हो जी। तो आपको कहा जाता है आपका देखो, तो आपका दिमाग में आपका ही आता है। अच्छा। लेकिन पास्ट लाइफ की खूबी क्या मालूम है, अगर मैं आपको लेके न जाऊं और मैं अगर कहूं, क्योंकि आप तो सेटेलाइट हो गई, मैं कहूं नहीं जी मोदी जी के लाइफ में जाओ जी, देखो जी उनका जीवन क्या था जी। हाँ। तो फिर मोदी जी का दिखाई देगा। तो ये पॉसिबल है कि मैं किसी और की लाइफ देख सकूं? किसी की भी देखिए, इवन मैं कहता हूँ नहीं जी मेरा लाइफ में जाके देखो मेरा पास क्या था, तो मेरा पूरा देख के क्यों, सेटेलाइट है ना वो तो सेटेलाइट की तरह है। अब ऊपर किसी का घर भी बोलो कि शर्मा जी का घर देखो, वर्मा जी का घर देखो, किसके घर में क्या हो रहा है, उसके आगे पीछे क्या है, सब दिखाई देगा। तो हम किसी के भी चेतना के जगत में जाकर सब कुछ जान करके आ सकते हैं। देखिए हमारे यहाँ पे क्या होता है, कई बार जो पास्ट लाइफ के लिए लोग आते हैं हमारे वहाँ पे, तो कई बार क्या होता है कि वो सफल नहीं हो पाते, खुद देख नहीं पाते। जी जी। तो फिर हम अब उनका वो जो पर्पस लेके आते हैं कि भाई ये हमें हमारी सॉल्यूशन चाहिए, तो हम उनके परिवार के मेंबर को बुला के लाते हैं। अच्छा। और उनके थ्रू फिर वो पास्ट लाइफ वो सारी जर्नी करवा के उनका क्वेश्चन उनके थ्रू करवाते हैं कि भाई उनको कुछ जानना था, कुछ मान लो, तो फिर उनके थ्रू जानने की कोशिश करते हैं। अभी किसी के एक डॉक्टर साहब हैं बिहार में, उनके पत्नी गुम हो गई कुंभ में एक्चुअली। अच्छा। तो गुम हो गए, तो वो उसके लिए उनके हस्बैंड तो बहुत इमोशनल हो गए, तो जा नहीं पा रहे थे जी। उनके साथ बहुत कोशिश की गई, तो फिर दूसरे किसी को लेके गया। तो उसके अंदर जाकर फिर उन्होंने उसको देखा, और देखने के बाद में फिर वो वापस जो है उनके पास मिल भी गई, क्योंकि वो देखा ना कहाँ पर है, किस तरह से। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है सर, अगर कोई गुम जाए तो। देखिए क्या होता है, आपकी चेतना जो जाकर ना इन चीज़ों को आराम से सब कुछ देख सकती है। देखिए ये जो चीज़ें हमने ना बहुत सारे लोगों के पर्सनल सॉल्यूशन जो हमने किए हैं ना, तो इस बात को आज से कई साल पहले जब हमने अनुभव किया, तो हमने मोदी सरकार को, नेशनल सिक्योरिटी को, कमिश्नर ऑफ पुलिस को, हमने सबको एक लेटर लिखा इसके बारे में। अच्छा। कि हमारे भारत के आर्मी में, पुलिस के अंदर जो है
इस विद्याओं का उपयोग होना चाहिए। क्योंकि आतंकवाद को लेकर हम जान सकते हैं कौन कहाँ बैठा हुआ है, क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है। इवन मैं आपको बताऊं कि हमारे पास कई आईपीएस पुलिस ऑफिसर भी आए हैं कि जिन्होंने मतलब किसी क्राइम के बारे में जानने का प्रयास किया, उन्होंने देखा बिल्कुल क्लियरली। इवन आपकी चेतना है ना, वहाँ जाकर वो उस समय क्या बातचीत कर रहे हैं वो भी सुन सकते हो आप। फिर तो बिल्कुल, क्योंकि हमने जब हम लेके जाते हैं ना तो हम उनको पूछते हैं कि भाई क्या बातचीत चल रही है वहाँ पे, तो वो बताते हैं कि वो इस सब्जेक्ट को लेके बात कर रहे हैं। अच्छा। ऐसे तो इस तरह से वो वहाँ के उस पूरी जैसे बोलते हैं उनकी चेतना पूरी वहाँ पर रहती है। ऐसे तो इसका फ़ायदा सरकार उठावे और सरकार रिसर्च करें और तो बहुत फ़ायदा उठा सकती है। लेकिन अब ये हमारा फ़िलहाल जो है समझे कि एक हमारे भारत का दुर्भाग्य है कि बाहर के FBI जो है वहाँ की अमेरिकन एजेंसीज जो हैं सीक्रेट एजेंसीज, वो सारे साइकिक लोगों को इस्तेमाल करती है। अच्छा, और हमारी इंडिया हमारे इंडिया में हम लोग नहीं कर पा रहे। हमारे देखिए ना, हम भारतीय लोग जहाँ इतने श्रद्धावान हैं, इतने भगवान को मानने वाले हैं और हमारी अपनी विद्याएं हैं सब, जिसको आज चर्चा कर रहे हैं। आज गीता में हम पूर्व जन्म के बारे में, आत्मा के बारे में पढ़ते हैं, ये समझे, लेकिन हम खुद ही विश्वास नहीं करते। हम खुद ही इसके ऊपर, आप जरा सोचिए, भारत में कहीं पर भी किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी संत महात्मा के आश्रम में भी बता रहा हूँ, कहीं पर भी सुना कि यहाँ पे पास्ट लाइफ, फ्यूचर लाइफ जो ऊपर बड़ी अच्छी रिसर्च स्टडी हो रही है? नहीं। वर्जीनिया यूनिवर्सिटी जो है जहाँ अपने फ्लोरिडा में, वहाँ पर डॉक्टर इयान स्टीवनसन अब तो रहे नहीं, पर उनके असिस्टेंट डॉक्टर टकर 3000 डॉक्यूमेंटेड साइंटिफिक रिकॉर्ड रखे हुए उन्होंने। आप जाके ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं डॉक्टर इयान स्टीवनसन ने कितना काम किया है। और डॉक्टर टकर जो है वो इस बात के ऊपर काम कर रहे हैं कि पिछले जन्म में जो हमको एक्सीडेंट होते हैं तो हमारे बॉडी में चोट लगती है, तो उसके बर्थ मार्क हमारे शरीर में कहाँ पर होते हैं। जी, तो ये बर्थ मार्क भी होते हैं। मैं ये क्वेश्चन जानना चाहती थी आपसे, बिकॉज मैंने भी किसी को फैमिली में देखा है अपनी ही, कि फादर हैं, उनके चेस्ट पे एक चोट जैसा निशान है और हमें लगा शायद चोट लगी हुई है, बट जब उनका सन हुआ सेम प्लेस पे सेम स्कार उसके भी आया, जैसे चोट लगी है। तो ये किस तरीके से सर, इसके पीछे क्या लॉजिक है? देखिए, अभी ये तो मैं ऐसा मानता हूँ, मैं अभी ब्लाइंडली तो नहीं जवाब दूंगा, क्योंकि बच्चा अगर सेम मार्क लेकर आए तो पिछले जन्म में अगर कहीं चोट लगी तो इस जन्म में वो बर्थ मार्क आता है। तो अब बच्चा जब आया तो बच्चा का तो पास्ट लाइफ जाके देखना पड़ेगा, उसको उस सेम जगह पे कैसे चोट लगी। ये थोड़ा सा स्टडी करने लायक चीज़ होती है, क्योंकि डॉक्टर टकर जो है उनकी किताबें अवेलेबल है बहुत सारी अमेजोन पे, तो उसके अंदर है ना उन्होंने सारे डॉक्यूमेंटेड केसेस दिए हुए हैं सारे, कि कैसे हमारे पिछले जन्म के जो एक्सीडेंट होते हैं उनके बर्थ मार्क किस तरह से होते हैं। अच्छा। ठीक है, और वो सब मैंने भी, कई लोगों के बर्थ मार्क मैंने भी देखे हैं कि मान लो किसी ने कुल्हाड़ी मारी उनके सर के ऊपर, या जैसे कंधे पे उन्होंने किसी ने चोट दी, गोली मारी, तो इस जन्म में मैं देखा कि उनके यहाँ पे एक हल्का सा कुछ थोड़ा सा डॉट जैसा निशान है उनका। तो ऐसे मैंने देखा है ऐसे कई लोगों में। तो ऐसे मतलब ये सब है तो बहुत कुछ, मतलब जैसे बोलते हैं ना, खोज करते जाओ। पर भारत में क्या है कि पर्सनल लेवल पर हम कितना काम कर पाएंगे, जैसे बोलते हैं ना, थोड़ा एक बड़ा सरकारी यहाँ कोई बड़ा संस्था इसके साथ जुड़ें और इसको सपोर्ट करें, तो फिर इतना कुछ रिसर्च करके दुनिया में लाया जा सकता है कि जिससे सरकार का भला हो सकता है, बड़े बड़े देखे ना इंडस्ट्रियलिस्ट का भी भला हो सकता है। क्यों? कल वो एक बिजनेस जानने जा रहे हैं तो आगे किस तरह की संभावना है भाई, एक बिजनेसमैन को जानना होता है ना। हाँ। है ना, तो कोई प्रोजेक्ट लगाते तो प्रोजेक्ट आगे जाके कैसे बनने वाली है। हाँ। तो आप फ्यूचर में ऐसे जंप करके देख के आ सकते हैं ना वहाँ पे, और ब्लॉकेज आएंगे तो किस तरह के आएंगे, फिर सॉल्यूशन भी किस तरह का होगा। हाँ। वो हर चीज़ जो है हमारी सोल जानती है, यानी कि हमारी कॉन्शियसनेस नोस एवरीथिंग, मैं यूँ कहता हूँ। तो सर जैसे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है बातों से आपकी, सपोज हम फ्यूचर में गए और मेरे फ्यूचर में कोई ट्रेजेडी लिखी है और मैंने देख ली, तो क्या वो टाइम निकालना मेरे लिए मुश्किल नहीं हो जाएगा? और क्या हम उस इवेंट को, उस ट्रेजेडी को टाल सकते हैं देखकर? देखिए रुचि जी, कि पहली बात, जब भी हम पास्ट लाइफ सेशन लेते हैं ना, हाँ। तो हम सिवाय उनके फाइनेंस, जॉब, परिवार अच्छा ही दिखाते हैं सब।
जी। मतलब उनको है ना, अच्छा। हम ऐसा नहीं कहते कि जाके देखो जी तुम कब बीमार पड़ रहे हो, तुम्हारी मृत्यु कब हो रही है, तुम्हारे बिछड़ कब रहे हैं, ऐसे बोलते हैं ना। तो इस तरह की चीजें तो दिखाते ही नहीं है। अच्छा, और फ्यूचर में भी नहीं? फ्यूचर में दिखाते नहीं ना, क्योंकि कोई भी वो आदमी चीज़। को जानना क्या है, हर आदमी को तो अच्छा अच्छा ही जानना है कि भाई मकान बना नहीं बना, शादी हुई कि नहीं हुई, नौकरी लगी नहीं लगी, मान लो। हाँ तो जी, मतलब हाँ जी। तो जनरली लोग जब आते हैं तो फ्यूचर में अपना एक पॉजिटिव पक्ष को ही देखना पसंद करते हैं ना। अच्छा, तो हाँ। नेगेटिव पक्ष जो है ना वो दिखाते नहीं, इवन पास्ट लाइफ में भी लेके जाते हैं ना। हम ये नहीं दिखाते कि आपके साथ बुरा क्या क्या हुआ था, देखो जरा, अच्छा। वो नहीं दिखाते। वो बाई चांस दिख जाता है। अगर उनकी कोई प्रेजेंट प्रॉब्लम होती है, कोई फोबिया होता है, फियर होता है, कोई उनको कई तरह के माइंड में डर होते हैं, तो उसका कॉज जानने के लिए हम लेके जाते हैं। तो वो घटना को देख रहे होते हैं कि अच्छा। भाई कोई उनको मार रहा है, कोई कमरे में बंद कर दिया है, किसी ने उनका कोई उनके हाथ पांव काट रहा है। तो वो उस समय वो देखते हैं, क्योंकि वो अभी प्रेजेंट लाइफ का वो उन्होंने क्वेश्चन किया था, इसलिए हम दिखा रहे हैं, नहीं तो हम दिखाते नहीं है जनरली। अच्छा। हाँ, तो इस तरह से तो इसलिए होता है जो गलत है वो हम दिखाते भी नहीं है, और सब अच्छा अच्छा ही देखते हैं। तो और खाली एक चीज दिखाते हैं बस, कि पिछले जन्म में मरा कब था, ये दिखाते हैं। अच्छा, और तो डेथ हाँ, कैसे तो हुई डेथ थी? कैसे हुई और कितनी उम्र में जाकर हुई, तो वो देखते हैं कि भाई 60 70 80 90 में जो भी हुई। तो बस वो दिखाना इसलिए ज़रूरी होता है कि प्रेजेंट लाइफ में आने के बाद उसको ये भरोसा आता है कि यार मैं तो कभी मरा ही नहीं यार, मेरी तो पैकिंग बदलती रही। अच्छा, समझे भाई? तो सोल वही है। हाँ, मतलब उसको ये भरोसा आ जाता है ना कि यार मैं पिछले जन्म में मरा तो मरा कहाँ, शरीर नष्ट हो गया था, जला दिया लोगों ने, पर वापस आ गया मैं तो इस जन्म में। फिर 100 साल के बाद भी लेके जाता हूँ तो फिर देखता है कि यार वापस इस जन्म में मर गया, तो फिर अगले जन्म में फिर पैदा होके आ गया। हाँ तो जी। इसका मतलब है कि मैं तो हमेशा रहूंगा, मेरा शरीर जरूर गायब हो जाएगा लेकिन मैं तो रहने वाला हूँ। हाँ जी। तो ये कॉन्फिडेंस लोगों में आ जाता है ना, तो मैं समझता हूँ कि मृत्यु का भय दुनिया का इतना बड़ा भय है जो जीतना आसान नहीं होता। सच बात। सिर्फ पूर्व जन्म की यात्रा से ही ये मृत्यु का भय समाप्त होता है, और कोई तरीके से मुक्त नहीं होता। क्यों? अगर हम ज्ञानियों की बातें भी सुनते हैं तो ऊपरी ऊपरी वो लॉजिकली समझ जाते हैं, लेकिन अंदर से डर तो रहता ही है। बिल्कुल। वो तो महात्मा को भी रहता है। कई बार सर हमारे मुंह से ही निकलता है बच्चों की शादी हो जाए, बच्चे सेटल हो जाए, फिर चले जाएं, कोई टेंशन नहीं है। तो ये चीज़ तो रहती है बैक ऑफ द माइंड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगी, हम काफ़ी टाइम से सुनते आ रहे हैं कर्स, बद्दुआ, कि ये काम करती है और ये शायद मतलब हर चीज़ से ज़्यादा बुरी होती है, किसी की बद्दुआ लग जाए। तो क्या ये मतलब सही चीज़ है? किसी की बद्दुआ लगती है तो जन्मों तक हम उसको कैरी करते हैं, क्या वो हमारे बच्चों पे भी आ सकती है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या चीज़ है ये? इसमें कोई शक नहीं है कि शुरुआत में तो मेरा रैशनलिस्ट जो माइंड था वो विश्वास नहीं करता था कि ऐसे कोई किसी जन्म में दी गई बद्दुआएं इस जन्म में हमारे साथ लागू हो जाती है, ऐसा भरोसा नहीं था जी। लेकिन जब उनकी ज़िंदगी की पूरी कहानी देखता हूँ तो लगता है कि सूक्ष्म स्तर पर वो ये बोलते हैं टाइम पीरियड तो कोई होता ही नहीं है, मतलब ना सूक्ष्म जगत में। तो इसलिए वो भले ही 1000 साल पहले भी बद्दुआ दी तो आज लगी हमारे साथ लगी हुई है। अच्छा। तो मतलब क्यों, टाइम ऊपर तो है नहीं इस सूक्ष्म जगत में। जी। तो जो भी बद्दुआ या हाय श्राप अगर किसी ने दिया है ना, तो आपका आने वाला कई जन्मों तक है ना आपका जीवन खराब रहेगा। अच्छा। ये मैंने बहुत अजीब ढंग से अनुभव किया इस चीज़ों को। अभी एक एग्जांपल जैसे मैं बता रहा हूँ कि एक महिला हमारे चंडीगढ़ की बैंक की मैनेजर, वो उसका हस्बैंड उसको छोड़ के चला गया जी। बिना कुछ बताए। अच्छा। तो वो हैरान हो गई, यार मैंने कोई झगड़ा नहीं, कुछ कोई ऐसा कोई बुरा भी नहीं किया कि जिससे वो चला जाए, गायब चला गया छोड़ के मुझे। तो चलो भाई, फिर ऐसी पास्ट लाइफ में आ गई कि अब वो हमारे साथ जुड़ी हुई थी। तो पिछले जन्म में जाकर उसने देखा कि वो फ्रांस में थी और वहाँ भी हस्बैंड छोड़ गया, 4 बच्चे उसके थे और वो हस्बैंड छोड़ के चला गया। अच्छा। तो उसने देखा कि पिछले जन्म में भी छोड़ गया। अच्छा। तो मैं भी सोचने लगा कि यार इसके हर तो हर जन्म जन्म में में। इसका हस्बैंड छोड़ के भाग रहा है। तो मैंने कहा चलो मैंने कहा कि गो टू द एग्जैक्ट रूट कॉज ऑफ योर प्रॉब्लम। अच्छा। तो 500 साल पीछे वो जाकर उसने देखा कि वो कहीं राजस्थान में कोई ज़मींदार थी और मतलब आदमी थी, और उसके यहाँ पे एक नौकर था जिसको उन्होंने जो है शादी हुई थी उसी दिन कोई झगड़ा हो गया तो उन्होंने उसको उसकी हत्या कर दी उन्होंने। अच्छा। मतलब झगड़ा हो गया तो हत्या भी हो गई उसकी। हाँ। हत्या हो गई तो उसकी नई नवेली जो पत्नी आई थी, अभी बस 24 घंटे हुए थे,
तो वो पत्नी जो है ना, उसके लाश पे बैठ के सती हो गई। ओह, और सती होते हुए तो उसने कहा कि जिस तरह तूने मेरा सुहाग उजाड़ा उस तरह तू भी किसी भी ज़िंदगी में तो शादी का सुख नहीं भोग पाएगा। अच्छा, अब ये उसकी बद्दुआ थी उस समय कि वो हर जन्म में तू किसी भी जन्म में अपने, अब बोलते हैं तू जन्म जन्म तक है ना, तू शादी का सुख नहीं भोग पाएगा। जी जी जी। अब मुझे ये अभी खोज करने की लगती कैसे हैं और काम कैसे करती, बोलते हैं ना, ये एक साइंस थोड़ा समझना क्योंकि सर जरूरी ये है। माइथोलॉजी हमारे पुराणों में भी है कि ऋषि मुनि ने श्राप दे श्राप दिया, हम और वो पत्थर चलता बन रहा। गए। तो मैंने उनकी सोल से माफ़ी मंगवाई और उसके बाद वो सोल जो है ना ऐसे माफ़ी देती है, ऐसे उसका सिंबल से, ऐसे उनके स्टाइल से पता चलता है। अच्छा, तो उन्होंने माफ़ किया और माफ़ किया। तो इस बाद में मैं उसको 100 साल बाद देखे गया तो मैंने देखा कि वो 45 साल तक उसकी शादी टिकी हुई थी। अच्छा तो फिर मैं समझ गया कि चलो इस 100 साल के बाद वाले में तो हस्बैंड नहीं भाग रहा है, जी, मान लो इस हाँ, तरह से। हाँ, हाँ। तो ये जो गलत दुआएं होती हैं ना, बहुत ज़बरदस्त तकलीफ देती है। देखिए अभी मैं कल की बात बता रहा हूँ। कल मैं किसी एक महिला को लेके गया। वो महिला जो है पिछले जन्म में उसकी आँख में प्रॉब्लम है, अच्छा, उसकी राइट, और वो ठीक नहीं हो रही है। ओके, तो मैंने उसको कहा, तो मैंने उसको बोला कि गो टू द रूट कॉज। तो आप जान करके हैरान हो जाएंगे, उसने पिछले जन्म में किसी गाय की आंख को डंडा मार के खराब कर दिया था। अच्छा, और वो गाय बहुत रो रही थी। मतलब मैंने उसको पूछा वो गाय क्या कर रही है, परेशान हो रही क्या? उसको बोलते बेचारी रो रही है, मैं क्या करूँ, मेरे से हो गया बोले सब। हाँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, उसकी आत्मा से माफ़ी मांगो। तो फिर खैर वो सब करवा के आया, लेकिन इस जन्म में आज वो आंखों का दुख भोग रही है और डॉक्टर उसको ठीक नहीं कर पा रहा उसकी आंखों को। ओह गॉड। तो इस तरह से मैं जब ये देखता हूँ कि कार्मिक जो इश्यूज हैं हमारे, ये जो बद्दुआएं हैं, जो श्राप वगैरह जो हैं, ये सब बहुत ही जिंदगी को बर्बाद करके रख तो ये देते हैं। कार्मिक डेब्ट बन जाता है कार्मिक हमारे। डेब्ट बहुत खतरनाक बनते हैं। अच्छा। इसलिए कहते हैं ना कि कभी दुनिया में किसी की कभी बद्दुआ किसी को इतना अत्याचार नहीं करना कि उसकी हाय कल तुम्हारे आने वाले जीवन को खराब कर दे। जी, तो इसलिए किसी की हाय नहीं लेना, बोलते हैं ना कभी भी। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। ये सबसे बड़ी बात है। मतलब ये सबसे बड़ी खराब चीज है। हाँ, कर्ज मतलब किसी हमें का, शास्त्रों की बद्दुआ बात नहीं। मानने की भी जरूरत नहीं है। ये तो जी। प्रैक्टिकली हम तो पास्ट लाइफ में ले जाकर ये अनुभव कर रहे हैं। तो शास्त्रों ने भी तो अनुभव किया, तभी तो लिखा होगा उन्होंने भी तो। बिल्कुल सही हाँ। है। और सर जैसे हमने इवन रामायण महाभारत तो टीवी पे हर इंसान ने देखी हाँ, है। देखा हुआ है, तो वो बिल्कुल। ऋषि मुनि श्राप देते थे और सडन हो हाँ, जाता क्योंकि था। श्राप का मतलब क्या है कि तूने दिल को दुखाया और उनके हृदय से आह निकली। जी, तो वही। इसलिए दिल को इतना कभी किसी को नहीं दुखाना कि हृदय से आह निकले और तुम्हारा जीवन खराब हो जाए। एक चीज और जानना चाहूंगी मैं, सोलमेट और ट्विन फ्लेम, अभी आपने कहा था जैसे वाइफ हस्बैंड होते हैं, अलग अलग होते हैं और नहीं मिलते अगले जन्म में, तो कैसे पता चलेगा कि हमारा सोलमेट है, पिछले जन्म का है, या ट्विन फ्लेम्स हैं? जनरली क्या होता है कि अचानक आपको लगता है कि पता नहीं इसके साथ क्या संबंध है, मुझे मतलब क्या मेरा अट्रैक्शन है इसके प्रति, कोई कारण भी नहीं नजर आता, लेकिन आपको लगता है कि उनके साथ रहना पसंद आता है आपको। हाँ। तो ये जब तक सोल अट्रैक्शन नहीं होगा ना आपका, तब तक आप किसी के साथ जुड़ोगे भी नहीं। अच्छा। और जनरली देखिए, मैंने भी ऐसा जीवन में देखा है कि मेरे लाइफ में कई लोग जो मुझे मिलने आते हैं ना, तो मैं तो इतने हज़ारों लोगों में कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं कि जिनको 15 मिनट बात करने के बाद लगता है कि या तो ये तो मेरा आदमी है, तो ऐसे। तो बाई चांस क्या होता है कि जब मैं उनको पास्ट लाइफ में लेके जाता हूँ ना उनको, तो वो मेरे साथ पिछले जन्म में कनेक्टेड निकलते हैं। अच्छा। हाँ, मैं क्योंकि वो डाउट आता है कि यार ये इतना 15 मिनट मिला, अभी नया मिला, और इतना उसके साथ ऐसा लग रहा है कि इसके साथ अब मिलते रहें बस। पता नहीं कितनी बार मिल चुके हैं। हाँ, फीलिंग आती है कभी कभी, फीलिंग आती है नहीं, अब मिलते रहें, इसके साथ दोस्ती नहीं करनी भाई, इसके साथ जी। क्या जुड़ना है जी मुझे, तो क्यों जुड़ना है, इतने लोग आए उनके साथ तो नहीं जुड़े, अब इसके साथ क्यों जुड़ गया। तो ये जो एक नेचुरल जो जुड़ाव आता है ना हमारा, ये मैं देखता हूँ कि ये कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होता है। अच्छा, दूसरी बात क्या होती है कि आज मेरे पास में भी जितने भी स्टूडेंट आते हैं ना मेरे पास में, अक्सर कई बार मैं चूंकि ग्रुप पास्ट लाइफ सेशन भी करता हूँ, एक 5-5 हज़ार लोगों को भी एक साल लेके जाता हूँ मैं। जी जी। तो उस 5-5 हज़ार लोगों को एक साल लेके जाता हूँ मैं। हर साल जन्म 1 जनवरी में फर्स्ट वीक में एक प्रोग्राम करता हूँ। अच्छा। मेगा पास्ट लाइफ इवेंट नाम होता है उसका। अच्छा। तो उसके अंदर सब लोग ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं और उसमें मैं हज़ारों लोगों को लेके जाता हूँ। वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता रहता हूँ। तो उनको अपना कैसे याद रहता है? नहीं, सुनता वो कौन जब है? लेके जाता हूँ ना, तो वो 1 घंटे का सेशन होता है।
तो उसके अंदर वो जो भी देख के आते हैं ना, तो उसके बाद में वो खुद फिर वो जूम के ऊपर होते हैं, तो वो आकर अपना अनुभव बता रहे होते हैं अपने आप। अच्छा। हाँ, तो वो अनुभव सुनने के लिए मुझे 10-15 20 दिन तक हाँ। मुझे रोज उनके साथ मीटिंग क्लासेस करनी पड़ती। क्यों? जी। इतने हजारों लोगों का अनुभव कैसे सुनो? जी क्योंकि जी हर एक आदमी 10-15 मिनट लेगा कहानी सुनाने में, अपनी बिल्कुल। पूरी कहानी सुनाने में। हाँ। तो वो कहानी फिर खुद आके बोलते हैं लोग, क्योंकि उनके दिमाग में याद रहता है वो। हाँ, जी वो जी मैं जी। प्रोग्रामिंग करता हूँ उनके माइंड की, अच्छा। कि आप अगर आओगे तो आपके दिमाग में A to Z सब याद रहेगा आपको, इस तरह से। इसलिए वो जब लौट के आते हैं तो वो पूरी कहानी खुद सुना रहे होते हैं तो ये तो हमें। वर्ड रिकॉर्ड बन चुका है आपका। नहीं, बहुत बार, वो तो बहुत बार, कम से कम जी। 10 बार कर चुके हैं अब तो। अच्छा। हाँ, तभी तो इतना क्या बात। इतना इतना लार्ज स्केल, अभी हम इतने हजारों लोगों को इतना जल्दी जल्दी लेके जा रहे हैं। थोक बंद काम है हमारा, ऐसे बोलते हैं ना, पास्ट लाइफ में थोक बंद काम है। होलसेलर। ठीक है सर। तो सर मैं पूछ रही थी अपने सोलमेट को बस लेकिन अगर एक होता है कि अब मैं बोल सकते हैं जैसे आजकल मैरिटल अफेयर्स हो जाते हैं, तो क्या कहीं ना कहीं वो सोलमेट्स होते हैं कि अभी आपने कहा वाइफ हस्बैंड अलग अलग रह रहे हैं बट आप किसी और से कनेक्ट हो गए, तो क्या उसमें भी सोलमेट्स हो सकते हैं? हाँ, देखिए, मैंने ये अनुभव किया है कि देखिए, दो चीज़ें होती है। एक होता है आदमी का जो स्वभाव है, वो पहचानना चाहिए कि वो स्वभाव वासनात्मक स्वभाव है, समझे ना, या उसको अपने आप किसी के साथ कोई अटैचमेंट होता जा रहा है, ऐसा होता है ना। तो देखिए, कई बार क्या होता है कि एक व्यक्ति घर में, परिवार में टेढ़ा हो जाता है ना, तो फिर उसका आकर्षण दूसरों की तरफ ऑटोमेटिक जाने लगता है। अच्छा, जैसे अगर एक मेरी तो माँ वाला मुझे logic डांटती रहती है हाँ। तो मैं दादी के साथ जुड़ने की कोशिश करता हूँ घर में, ऐसा जी होता है जी ना। जो प्यार जताएगा। हाँ, जो जताता है। तो कई बार शायद, देखिए, कई बार क्या होता है, ये सोशल नीड के कारण शायद इस तरह की घटनाएं घटती है जनरली, जी है ना। हाँ। पर जनरली, लेकिन कई घटनाओं में मैंने क्या देखा है कि कई वाइफ या का हस्बैंड जो है ना, उनका कोई दोष नहीं होता। उनको जब पिछले जन्म में जाकर देखता हूँ तो वो पिछले जन्म में ऑलरेडी उनके साथ कनेक्टेड थे, उस जन्म में मिल नहीं पाए वो लोग। अच्छा। वो बिछड़ गए, उसका प्यार था पर बिछड़ गए, मिल नहीं पाए। तो इस जन्म में फिर वापस वो आसपास आते हैं और वापस दोबारा मिलने की कोशिश करते हैं। तो फिर वापस वो बाधाएं आती, क्योंकि सामाजिक प्रेशर में हमारे माँ बाप हमारी शादियाँ कर देते हैं, हम शादियाँ कर लेते हैं। फिर बाद में जाकर जब समय आता है तो पता चलता है कि वो तो भी इंतज़ार कर रहा है, वो आत्मा, वो फिर समय आने पर सामने आती है। अब आती है तो आपको फिर अट्रैक्शन आने लगता है उनकी तरफ। फिर आपको भी समझ नहीं आता, इसको मैं मतलब मुझे अच्छा लगता है उसके साथ बात करने से, जो भी होता है। तो ये कई बार है ना, उसमें कोई औरत या आदमी का कोई दोष नहीं होता, वो खुद जैसे होता है ना, नेचुरली उस बंधन में बंधे हुए हैं, प्रेम के बंधन में। तो ये सब सारे लोग बोलते हैं ना, एक बार पास्ट लाइफ में जाके देखेंगे ना, तो फिर उनकी समझ आके तभी खुलेगी जी। नहीं तो वो शक कर करके ना घर खराब करते रहेंगे। तो ये ट्विन फ्लेम और सोलमेट एक ही चीज है या डिफरेंस है? ट्विन फ्लेम अलग चीज होती है। देखिए, ट्विन फ्लेम में क्या होता है कि एक ही आत्मा दो जगहों पे भी काम करती है, कई बार ऐसे भी होता है कई बार। अब देखिए, एक ही समय में जिसमें जैसे नेहरू जी की जो आत्मा है ना, हाँ जी, वो बेनजीर भुट्टो की भी आत्मा उसके साथ कनेक्टेड है। देखा जाए तो नेहरू जी के आसपास जमाने में बेनजीर भुट्टो भी उस समय उसके आसपास ही थी, लेकिन फिर भी एक ही बार में कई बार क्या होता है, एक ही सोल दो जगह डिवीजन करके भी काम कर रही होती है। ओके। जैसे एक शाहरुख खान जी का भी एक है कि वो साधना बोस, और उनकी डेट में फ़र्क है, उनके डेट ऑफ, क्योंकि 5 साल का फ़र्क है उसके अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी जो शाहरुख खान की जो सोल है वो साधना बोस की सोल है बेसिकली, जो पिछले जन्म में थी साधना बोस। तो इस तरह से ऐसे ना कई बार हमारी सोल डिवीज़न भी करके काम कर रही होती है। अच्छा। इस तरह से, हालांकि ये थोड़ा रिसर्च का विषय है, मैं भी अभी इसके ऊपर बहुत गहराई में मैं भी गया नहीं हूँ कभी, क्योंकि थोड़े रेयर केसेस है ना, इसलिए मैं उतना नहीं ध्यान दिया मैंने भी। हाँ, लेकिन ऐसा होता है, हो सकता है ऐसे। अच्छा, ट्विन फ्लेम और हाँ, सोलमेट्स तो हम समझ ही गए। सोलमेट्स, हाँ जी 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 जी। सोलमेट्स का तो मतलब है कि मेरी आत्मा से संबंधित है, ये मतलब इसके साथ मेरे कार्मिक कनेक्शंस हैं इसके साथ, यूँ तो वो सोलमेट के रूप में आते हैं। यानी तो जो बहुत प्यार किया हुआ होता है तो उसको सोलमेट कहते हैं। वो तो फिर मिलना ही है, वो वापस मिलना ही है उसको, वापस यूँ समझ लें। ओके ओके ओके, ठीक है सर। तो अभी जैसे आपने नाम लिया नेहरू जी का,
तो हम कुछ वेल नोन पर्सनालिटीज की बात कर लेते हैं हाँ, जिनका आपने पास्ट देखा हो और फ्यूचर भी देखा हो। कई इंडस्ट्रियलिस्ट है, कई नेतागण भी और कई फिल्म स्टार्स हैं। तो उनके साथ तो ये हमें इस शर्त के साथ हमें देखना पड़ता है कि भाई आप Disclose इसकी नहीं चर्चा नहीं करेंगे। करेंगे, कॉन्फिडेंशियल अच्छा। रखेंगे। जी जी। तो वो मना करते हैं। जैसे अभी यूँ देखिए ना, हम मैं सुजीत कुमार है, हेमा मालिनी है, ऐसे ऋषि कपूर है, ऐसे कई लोगों को हम मान लीजिए। तो होता क्या है कि ऐसे कई फिल्म स्टारों के साथ हम काम कर चुके होते हैं उसके बारे में, लेकिन उसकी चर्चा नहीं कर सकते। प्रॉब्लम ये है क्योंकि वो एक अच्छा। शर्त रहती है कि भाई कीप इट कॉन्फिडेंशियल, डोंट टॉक एनीवेयर। अच्छा। तो इसलिए फिर हम चर्चा नहीं करते। पर हाँ, लेकिन कुछ जो देखिए, जो बड़े बड़े जो फिल्म स्टार्स हैं ना, उसके ऊपर मेरी रिसर्च नहीं है। एक किताब आपको अमेज़न पे मिल जाएगी, उसका नाम है बोर्न अगेन। वो बोर्न अगेन किताब में डॉक्टर वॉल्टर सिमकोव है, जो सैन फ्रांसिस्को के हॉस्पिटल में जो हैं मेडिकल डॉक्टर हैं वो, उन्होंने इसके ऊपर बहुत काम किया है। उन्होंने कई साल काम किया, बड़ी स्टडी की, और उन्होंने पूरा डॉक्यूमेंटेड केस बनाकर बोर्न अगेन किताब में विद फोटोग्राफ सब कुछ दे दिया उन्होंने। कि अच्छा। कौन कौन क्या थी, और कम से कम 50 लोगों का दिया उन्होंने उसके अंदर। ओके, ठीक है ना? हमारे इंडियंस का। हाँ, इंडियंस का भी उसमें 25% है, और बाकी सब मैक्सिमम तो बाहर अमेरिकन लोगों का है। लॉरेन हार्डी ने, ऐसे जो पुराने पुराने लोग हुए थे, जॉर्ज बुश है ने, या विन ओपेरा है, तो ऐसे उन लोगों के बारे में भी दिया हुआ है। इवन टॉम क्रूज कौन था, वैसे उसके बारे में। लेकिन इंडियन लोगों के बारे में भी उन्होंने बहुत दिया हुआ है उसके अंदर। अच्छा। तो वो किताब देखिए, उस किताब में जाकर आप जब देखोगे तो इतने सारे रिसर्चर्स मिलेंगे उसकी ना, उसके वो बहुत सारे उसको क्या बोलते हैं, उसके फीचर्स मिलान करने पड़ते हैं, तब जाकर उसको वो एक्सेप्ट करते हैं, और तब वो बुक रूप में लेकर आते हैं। ऐसे लेकर नहीं आते हैं। हाँ, वो तो ऑथेंटिसिटी होगी ऑथेंटिसिटी तभी देखिए, होगी। बाहर जी। के लोगों में ये तो मान के चलना पड़ेगा कि ये लोग कोई फालतू नहीं फेंकते। जी। ये लोग एक सिंसियरली रिसर्च करते हैं और दुनिया के सामने लेकर आते हैं। ठीक है ना? तो उन्होंने हमारे फिल्म स्टारों में, उन्होंने अमिताभ बच्चन के बारे में उन्होंने बताया उसके अंदर मैंने कि आपके बारे में भी यही सुना है सर कि आप भी ऑथेंटिसिटी के साथ ही बोलते हैं, नहीं तो नहीं, मैं बोलते। नहीं तो मैं कारण क्या होता है कि देखिए, जो काम मैंने अगर नहीं किया है तो मैं उसकी चर्चा भी नहीं करूँगा, जी। और जब वो मुझे बिल्कुल प्रूफ आ जाएगा तो मैं प्रूफ के साथ बात करूँगा तो फिर सर मैं। हम जानना चाहेंगे आपने किसका देखा है? मोदी जी हो गए, राहुल गांधी हो नहीं, गए। देखिए, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ कि मैं किसी भी नेता या किसी बड़े जो बोलते हैं जो चले गए दुनिया से, मैंने उनका जीवन देखा नहीं है। अच्छा। कारण क्या बता रहा हूँ कि जब मेरे पास लोग आते हैं ना, तो कोई भी व्यक्ति जो आता है ना, अभी मान लीजिए कल आप रुचि जी आती हैं, वो कहती है जी मेरा पास मुझे ये प्रॉब्लम जानना है जी। तो आदमी अपनी पर्सनल चीज़ के ले आता है मेरे पास। जी। तो अब मैं जब वो मेरे पास पर्सनल में आया है तो मैं उसको कैसे पूछूंगी मोदी जी क्या है देखो जरा। जी। मान लो वो कहेगा भाई मुझे क्या लेन देन भैया, मोदी जी कौन थे, मान लो कुछ भी। तो इसलिए क्या होता है, पर हाँ, कई बार क्या होता है, कई लोग हैं ना बड़े फास्ट गोयर्स होते हैं, बहुत ही जल्दी जाते हैं पास्ट लाइफ में। तो मैं उनको पूछ लेता हूँ कि अच्छा। भाई देखो मोदी जी किसी जन्म में क्या थे, गांधी जी कहाँ पर है, या फलाना डिगड़ा क्या, ऐसे। तो थोड़ी बहुत जानकारी मुझे मिल जाती है इस तरह से। लेकिन चूंकि वो उन्होंने जो बताया है वो 1800 ईस्वी 1700 ईस्वी ऐसे बताते हैं ना, तो अब मैं उसके ऊपर जाके रिसर्च करूं, पता कैसे करूं, तो वो मेरे पास कोई प्रूफ तो है नहीं। तो इसलिए फिर मैं जानता जरूर हूं कि ऐसा बताया उन्होंने, पर मैं लोगों को बताता नहीं हूँ। बट सर 3-4 मैं चाहूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स के लिए देखिए, नहीं बताएं। देखिए, ये तो बोर्न अगेन में तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, वो तो डॉक्यूमेंटेड है क्योंकि वहां तो हमें पढ़ने जाना पड़ेगा, हम आपके मुंह से नहीं, सुनना चाहते देखिए, हैं। तो अमिताभ बच्चन जो है, देखिए वो जी। एडविन बूथ के नाम से न्यूयॉर्क में जो है ना, वहाँ पर 1833 के आसपास की ईस्वी में, जी। वहाँ पर जो है वो ब्रॉडवे करके जो थिएटर था, उसके अंदर सब एक्टर थे वास्तव में। अच्छा, पिछले जन्म में भी पिछले जन्म एक्टर ही वो थे। एक्टर ही थे। हॉलीवुड। हॉलीवुड में भी, वहाँ पे हॉलीवुड नहीं था उस समय, वो थिएटर था। अच्छा। उस समय थिएटर चलते थे, हॉलीवुड था नहीं उस समय। और उस समय है ना टॉम क्रूज जो ब्रॉडवे जो ऑडिटोरियम था ना, ड्रामा का, वो उसका मालिक था टॉम क्रूज। अच्छा। हाँ, जो अभी मिशन इम्पॉसिबल जिसकी फिल्म आई हुई है जी अभी, जी। इस तरह से। और उसके वहाँ पे इसलिए अमिताभ बच्चन का टॉम क्रूज के साथ भी कनेक्शन रहा है। अच्छा, और एडविन बूथ के नाम से अमिताभ बच्चन थे। और वहाँ पर जो है उनकी जो पहली वाइफ थी वो रेखा जी थी। अच्छा, तब भी। मेरी डेवलिन के नाम से तो समझे कि रेखा जी थी उस समय, और मेरी विकर तो वो थी जया भादुड़ी जी। अच्छा। तो जया भादुड़ी जो थी तो वो उनकी सेकंड पत्नी बनी। और अच्छा। अच्छा,
इसमें क्या था, जया बहादुर जी के है ना, एक अभिषेक बच्चन जो है ना, वो लड़के के रूप में पैदा हुए उस जन्म में, लेकिन वो जल्दी चले गए छोटी सी एज में ही। अच्छा। तो इसके लिए फिर वापस इस जन्म में फिर वापस उनके पास फिर दोबारा आ गए। अच्छा। नहीं तो उस जन्म में एक उनके लड़का हुआ मैक विकर, यानी कि जो उस महिला को जो छोटी उम्र में छोटा उनका बच्चा मर गया था। तो ये सब चीज़ें जो है सारे क्या कहते हैं ऑथेंटिसिटी के साथ रिकॉर्डेड है सब कुछ सारा। जी जी जी। और हरिवंश राय बच्चन जो थे वो भी बूथ के फादर थे उस जमाने में। और तेजी बच्चन भी इनकी मदर के रूप में थी, अमिताभ बच्चन की। और मज़ेदार बात यह है कि ये जो सारा परिवार है ना, श्वेता बच्चन, अभिषेक बच्चन, ये सब आपस में एक ही परिवार के मेंबर थे एक ज़माने में। अच्छा। और ये सब वापस एज इट इज़, जैसे उठ के जब उतना बिल्कुल फोटो कॉपी करके बोलते ना, तो बस वैसे के वैसे एग्जैक्टली इस जन्म में भी आ गए वापस। अच्छा। हाँ, उस जन्म में बस फ़र्क इतना था कि पिछले जन्म में जहाँ इनका नाम सारा वेस्टर्न नाम था, वो इस जन्म में इंडिया में आके सारे इंडियन नाम हो गए। जी तो जी। इस तरह के, तो ऐसे करके ये सब पूरी की पूरी जो है सब वापस आ गए सारे। अच्छा। यूँ समझ लें। तो वो तभी कहीं ना कहीं रेखा जी का भी नाम इसलिए जुड़ हाँ, गया नहीं कि वो हाँ, पिछले जन्म का हाँ, साथ क्योंकि है। वो देखिए क्या होता है, अब यहाँ पे मैं ये बात बताना चाहूँगा कि लोग गलत समझने लग जाते हैं कि भाई आज मान लीजिए अमिताभ बच्चन रेखा के प्रति क्या भाव रखते हैं, उनको क्या उनके प्रति मतलब रिस्पेक्ट आती है या आकर्षण आता है। तो वो एक स्वाभाविक होता है कि क्योंकि पिछले जन्म की अगर वाइफ रही है तो इस जन्म में उनको आकर्षण तो महसूस होगा ना उसके प्रति, एक नेचुरल वे में। अच्छा। पर हाँ, वो सामाजिक जो एक दायरा होता है उसके कारण हम एक रेस्ट्रिक्शन में हमें रखना पड़ता है, पर अंदर की आत्मा उसकी तरफ आकर्षित हो रही होती है ना। अब समझे ना, ये लोग जो है पहचान नहीं पाएंगे। लोग इसको हमेशा गलत दृष्टि से देखते हैं फिर। हाँ, सोशली तो गलत ही हाँ, है। वो लोग नहीं, जनरल लोग समझते हैं गलत होता है करके। तो ऐसे करके तो ये सारे जो संबंध जितने भी जो आते हैं वो सब इस तरह से आते हैं। और सबसे मज़ेदार बात क्या है कि अमिताभ बच्चन का जो है एक भाई था, और उसी ज़माने में है ना, इनका सोनिया गांधी जो थे, परिवार इंदिरा गांधी, इनके साथ भी इनका कनेक्शन था, इसलिए इस जन्म में भी ये लोग कनेक्टेड रहे। अच्छा। क्योंकि सोनिया गांधी जो थी वो लूसी हेल के नाम से वहाँ पे अमेरिका में थी, और जॉन पी हेल के नाम से राहुल गांधी सोनिया गांधी के पिताजी थे। इनके सारे गूगल में रेफरेंसेस मिल जाएंगे आपको, इनके पूरे फोटोग्राफ मौजूद है इसके। तो वहाँ पर इनके फादर के रूप में थे। और सोनिया गांधी का जो जिसके साथ लव अफेयर था वो था जॉन विल्कस बूथ। अच्छा। तो जॉन विल्कस बूथ जो था ना, वो अब्राहम लिंकन का हत्यारा था। अच्छा। हाँ, हत्यारे को पकड़ने के लिए जिस ऑफिसर यानी कि आर्मी के बड़े जनरल उसको जो है अपॉइंट किया गया उसको पकड़ने के लिए, उसके वो एडवन स्टैंटिन के नाम से इंदिरा गांधी थी उस समय वो। तो अब ज़रा सोचिए कि कहाँ से कहाँ क्या कनेक्शन बन रहा है। मैं भी खुद भी मतलब सोच के हैरान हो जाता हूँ कई बार। हाँ। तो अब वो वहाँ से उनका इंदिरा गांधी के साथ उनका कनेक्शन बन रहा है, ये समझ लें। तो ऐसे करके ये सारे जो परिवार है ना, ये आज हम सोनिया गांधी के बारे में बोलते हैं कि भाई ये एक इटली से आई हुई महिला इतनी पावरफुल इंडिया में कैसे हो गई। तो ऐसे नहीं कोई पावरफुल हो जाता भाई, उसके अंदर वो इंग्रेडिएंट है। हाँ। क्योंकि वो बहुत बड़े सीनेटर की बेटी थी, समझे ना। तो इस तरह से वो जो है उसके कारण उसके अंदर वो लीडरशिप की क्वालिटी वो उसके अंदर ऑलरेडी मिली हुई है। अच्छा। आप समझे, नहीं तो ऐसे कोई होता नहीं है। हाँ, हम आश्चर्यचकित जरूर होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है वो अब वो एक लड़की के रूप में जॉन एफ कैनेडी के जो बेटे हैं, कोई रॉबर्ट एम कैनेडी कुछ ऐसा कुछ नाम है शायद, तो उनके यहाँ पर उनकी बेटी के रूप में वो आ चुकी हैं। और ज़ाम्बिया में जो है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए वहाँ पर वो काम कर रही है इस वक्त साउथ अफ्रीका में। अच्छा। मतलब वहाँ उसके इस एरिया के आसपास कहीं पर भी। तो इस तरह से तो ये अल्टीमेटली देखिए ना, अब भीमराव अंबेडकर जहाँ भारत में थे तो उस समय भारत के संविधान के लिए सेवा की। तो अब बाद में अभी भी वो एक अमेरिकन फैमिली में, पॉलिटिकल फैमिली में जाकर वहाँ पर वो लड़की के रूप में आकर फिर एक दलित वर्ग के जो लोग हैं वो उनके लिए सेवा कर रही हैं। वो
तो वो जो दलित के मतलब प्रति अभी प्रेजेंट में प्रेजेंट में, हाँ जी। और इवन आप देखेंगे कि जो आज अब्दुल कलाम है हमारे, जी ये ऐसे ही राष्ट्रपति नहीं बने। आप सोचे ना, अब्दुल कलाम के बारे में जब देखते हैं, साइकिल पे पेपर डालते थे, बिल्कुल। इतने छोटे से निकले, गरीबी से निकले हुए आदमी हैं और भारत के राष्ट्रपति बन गए। वो ऑलरेडी जो है वो जो है टीपू सुल्तान थे पिछले जन्म में। अच्छा, टीपू सुल्तान थे। हाँ, टीपू सुल्तान थे वो, आज हमारे अब्दुल कलाम है। हाँ। और जो सारा भाई है वो हाँ। हैदर अली थे। अच्छा तो जी। अब आप देखेंगे कि सबसे पहले जो बारूद का प्रयोग जो किया वो जानते, ये हमारे सुल्तान, ये क्या नाम, टीपू सुल्तान और हैदर अली, इन्होंने सबसे पहले तोप और इस गन का, इन सब चीज़ों का ज़्यादा मैक्सिमम इस्तेमाल शुरू किया। तो वही बारूद का जो काम है, जो इस समय वो न्यूक्लियर एटम बम वगैरह सब जो बनाने की कोशिश की, तो ये सब हमारे अब्दुल कलाम के पीछे, उसके पीछे वही जो बोलते हैं ना पैशन, वो चला आ रहा है उनके साथ में। जी इस तरह से। तो ये देखिए, तो कोई भी चीज़ जो आज हम देखते हैं कि वो बहुत बड़े लेवल पे, छोटे से निकल कर बड़े लेवल पे चला जाता है ना, तो वो इंग्रेडिएंट ऑलरेडी उनके अंदर होता है, जी, तभी वो उस तरफ जा रहे होते हैं। हाँ, आप वो समझे? इनहेरिट है। हम कई बार कहते हैं कि छोटा बच्चा है, इतना ये कैसे माइथोलॉजी जानता है, हाँ। गुरुओं जैसी बातें कर रहा है। हाँ। तो उसका रीजन होता है कि वो पिछले जन्म में कहीं हाँ, ना देखिए, कहीं एक बात जो है ना हर आदमी को जाननी चाहिए कि आज हमारा हर चीज़ कमाया हुआ एक एक विचार, एक एक कर्म है ना, वो हमेशा हमारे साथ चलता है। आपका एक एक टैलेंट, एक एक स्किल, जी, आपने अगर लैंग्वेज भी सीखी है ना किसी जन्म में अच्छी तरह से, तो इस जन्म में आपको एक ऐसे कुछ चंद मिनटों में, घंटों में बोलता है ना, वो लैंग्वेज आपके माइंड में हावी होने लग जाएगी। अच्छा, हाँ, क्योंकि correct। आपके माइंड में वो ऑलरेडी है, हाँ, उसका उसको प्लेटफॉर्म है, just खाली बस polish थोड़ा करना पानी है डालने की उसको। जरूरत होती है, हाँ, ये समझ लो ऐसे। जी जी जी, समझ गई। तो इसलिए आप सीखते जाओ, करते जाओ, बोलते हैं ना, स्किल डेवलप करते जाओ, वो कहीं न किसी जन्म में काम आने वाली है, ऐसे बोलते हैं ना, कमाल इस का तरह से। कॉन्सेप्ट है सर, हाँ। और बहुत ही ऑथेंटिक लग रहा है। मतलब ऑटोमेटिकली बिलीव हो रहा है इस पे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो सर कुछ जैसे क्रिकेट, मुझे क्रिकेट में बहुत ही इंटरेस्ट है। हाँ। कोई ऐसा क्रिकेटर जिसका आपने पास्ट देखा हो? नहीं, क्रिकेटर का तो मेरे संपर्क में कोई आया नहीं वैसे अब तक, कोई भी। हालांकि हालांकि ये बड़ी मज़ेदार बात है कि मेरे घर में बहुत मेरा बेटा, मेरा पोता, ये सब क्रिकेट के इनके पीछे भूत लगे हुए हैं, समझो। हाँ, मैं ये इवन मैं इतने, भी। और मेरा जो पोता है ना, वो अभी इतना बढ़िया खेलता है कि 100 रन्स मारता है एक बार में, मतलब वो भी बिल्कुल उसके लिए सचिन, विराट सब उसके लिए आइडियल है उसके। तो वो बहुत जल्दी, कोई अगर कल दिल्ली स्टेट में या इधर उधर चुना भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, और सर इतने ये अच्छे चीज़ खेलते हैं मेरे बच्चे। बेटे की भी चल रही है। हाँ, तो मतलब ऐसे, क्योंकि अब बच्चे इतने जबरदस्त खेल रहे हैं आजकल सही ऐसे। में। हाँ हाँ जी, तो ये जैसे अब इन लोगों में इतना ज़्यादा पैशन है क्रिकेट को लेके, तो ये भी पास्ट लाइफ से कैरी हो रहा हाँ, होगा? कैरी हो रहा है। देखिए, मैं बताऊँ, मैं मेरे पोते को लेके गया जो अभी 11 साल का है। हाँ जी, अच्छा, आप ले गए हैं हाँ, उसको मैं पास्ट उसको लाइफ लेके में? गया हूँ जानबूझ करके जी। कि वो क्या करेगा करके। हम्म, तो इस जन्म में भी वो क्रिकेटर है, इस अच्छा। जन्म में वो क्रिकेटर ही बनेगा। वो क्या बात उसको है। भले ही कितना भी उसकी रोकने एजुकेशन में। का हमने प्रोग्राम बनाया हो, हाँ। लेकिन वो बनेगा तो क्रिकेटर ही सर क्या अल्टीमेटली। नाम है? उसका नाम निर्वाण शर्मा है। अच्छा, और निर्वाण निर्वाण शर्मा, शर्मा है, याद रखेंगे। और उसको याद रखिएगा। जी, और जो हो सकता है ये पॉडकास्ट कभी बाद में काम आवे, बिल्कुल। जब वो खेलने लग जाए। हाँ। और दूसरा जो है, बाद में भी जब वो पैदा होगा ना, अगले जन्म में वो दुबई में पैदा होगा। अच्छा, हाँ, तो वहाँ पर भी क्रिकेटर है। क्या बात है। तो ये जो मैंने देखा कि उसका जो पता नहीं, ये क्रिकेटर का जो भूत है, जो बोलते हैं ना, उसका पैशन, हाँ ये वो ऑलरेडी लेकर आया हुआ है। हाँ, ये तब ये भी। हाँ, तो वो अपने आप उस तरफ, बोलते हैं ना, टाइम आने पर अपने आप उस तरफ चला जाएगा वो ऑटोमेटिकली। जी जी, वो डेस्टिनी जो और बोलते हैं डेस्टिनी उसकी ऑलरेडी डिजाइंड है उसकी वो। हाँ। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया बात है सर, याद करेंगे, हम पॉडकास्ट भी चलाएंगे तो कि भाई ये देखो। हाँ। जी, तो सर और कोई ऐसी पर्सनालिटी जो आप बताना चाहें जिनका आप जानते हो? मुझे बड़ा मज़ा आ रहा नहीं, है देखिए, सुनने अभी में। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जिनकी थोड़ी बहुत पास्ट लाइफ के बारे में लोग बताते रहते हैं। जैसे मुझे किसी ने बताया कि जो रवि किशन के बारे में किसी ने बताया
कि वो जी। पिछले जन्म में साधु थे। अच्छा, जो हाँ, भोजपुरी हाँ, एक्टर है भोजपुरी रवि एक्टर किशन है, जी। हाँ। हाँ। तो ऐसे थोड़े बहुत कई चीज़ें बताते रहते हैं कुछ लोग भी। हम्म। और बाकी तो जिन लोगों को लेके गए वो नाम ऐसे ऐसे हैं कि मैं उनको बता पब्लिकली नहीं बता सक नहीं सकता, बस जी समस्या जी। ये है मेरी। थोड़ा तो बहुत सर मोदी जी के बारे में बताना चाहेंगे? देखिए, मोदी जी के बारे में मैंने दो चार बार लोगों को पूछा है, मतलब ऐसे कैजुअली। अच्छा। हाँ। तो सबने एक ही बात बताई है कि वो पिछले जन्म में एक बहुत बड़े सोशल सर्विस थे, उनकी सोशल सर्विस में थे पहले से भी वो। जी पर जी। उस समय वो नेतागिरी में नहीं थे, बल्कि वो एक प्रकार से फिलोंथ्रोपिक टाइप के कोई बहुत बड़े लीडर थे उस समय। और हम्म। वो सोशल सेवा ही करते थे पिछले जन्म में भी। अच्छा। तो ओके। वो जो देखिए, ये जो आपके अंदर ऑटोमेटिक उभर के आता है ना, ये जो समय आने पर, ये जब तक पिछले जन्म का वो आधा अधूरा कर्म न रहो ना, तब तक आप करते नहीं हैं। तो अच्छा। पिछले जन्म में मोदी जी जो है वो उनकी जो डिज़ायर थी समाज को सुधारने की, जो करने की, वो उस समय कर नहीं पाए। वो समझो वो डिज़ायर उनकी आधी अधूरी रह गई। तो इस जन्म में अब वो जो है वो पूरी करने की कोशिश कर रही हूँ, समझ लें। जी जी तो जी। वो और बोलते हैं ना पूरी। कि वो चेतना जो है ना चुप नहीं बैठती है, जब अंदर जो आग लगी रहती है आपके। तो इस तरह से तो अभी देखिए, जो भी करते हैं ना हम देखिए, मैं खुद भी ये काम ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, मैं ऐसा क्यों करता हूँ। मान लीजिए मैं अगर अपने आप को अलग से देखूँ कि शर्मा जी नाम का एक जीव है, वो इस तरह के काम कर रहा है, मान लो। बिल्कुल। हाँ, तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं कई जन्मों से इसी तरह का काम करते हुए आ रहा हूँ। इस अच्छा। जन्म में तो खाली बस मुझे थोड़ा हिंट क्या बोलते हैं, चिंगारी मिली, तो मैंने उसको आग लगा के उसको वापस बढ़ा दिया बस। जी तो वो जी। प्लेटफॉर्म मेरे पास है, इसीलिए मैं जल्दी उस चीज़ में ग्रो कर गया इस तरह से। तो मतलब अल्टीमेटली अगर आप मेरे बारे में पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि अभी मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा हूँ, बस जो मैं हूँ। मुझे जी। खुद को नहीं मालूम, जो होता है मैं ऐसा क्यों हूँ, गाना है ना, हाँ तो जी मैं जी। ऐसा क्यों हूँ मुझे भी नहीं मालूम। हाँ। पर हाँ, इतना मैं ज़रूर जानता हूँ कि जो भी मैंने बनाया है, जो पेंटिंग की है, जो किताब लिखी है, वो मैंने मेरी भाग्य की किताब लिखी है और मैं उसका आज बाय प्रोडक्ट हूँ। सिंपल सी बात है। और अब आगे अगर मेरे भविष्य को मुझे बदलना है या कुछ चेंज करना है, तो आज का प्रेजेंट चॉइस जो मैं करूँगा वो मेरा कल का भविष्य बनने वाला है बस। अच्छा। हाँ, ये साइंस मैं समझ गया हूँ। इस फील्ड में हाँ। आने के बाद मैं समझ गया हूँ कि इस संसार में भविष्य का अपना कोई ओरिजिनल अस्तित्व नहीं होता। फ्यूचर हमेशा चेंजेबल होता है, क्योंकि वर्तमान के एक्शन से फ्यूचर चेंज होने लग जाता है। आपने क्वेश्चन किया था ओके। बीच में हाँ। कि कोई एक घटना घटने वाली है फ्यूचर में, तो तो क्या क्या वो हम वो 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 रोकी जा सकती है क्या? जी। हाँ, देखिए 100% उसको नहीं रोक सकते, क्योंकि वो कई कई चीज़ों का बाय प्रोडक्ट बना हुआ है। तो वो उसकी इंटेंसिटी कम की जा सकती है और उसके अच्छा। अंदर उसका जो नुकसान है वो काफ़ी कम किया जा सकता है। अच्छा। क्योंकि आपको पता चल गया तो आपने है ना अपने एक्शन चेंज करने शुरू कर दिया आपने। बिल्कुल। हाँ। समझे ना, इस तरह से। तो वो वाकई में प्रिवेंटेबल है, यूँ हम्म। समझ लो, उससे नुकसान कम किया जा सकता है जी। ऐसे। तो अब देखिए, मैं एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि आज अब मैं जो बचपन, अभी मान लीजिए एक समय था कि मैं बीमार पड़ा, मान लीजिए। तो बीमार पड़ा तो वो मेरी अज्ञानता थी, मैं अनजान था इन खान पान से, सब चीज़ों से। तो पर जब मैं जाग गया तो फिर मैंने निर्णय लिया कि यार आज के बाद बीमार नहीं पड़ूंगा। अच्छा। तो ये निर्णय मेरा था आज से 45-50 साल पहले ना। जी। अब मैं 75 ईयर्स में हूँ। ओके। अब मेरे लिए डिजीज़ इम्पॉसिबल वर्ड है। मेरी मर्जी के बिना एक खुजली भी मुझे नहीं आ सकती। कैसे सर? वो इसलिए कि बॉडी कहती कारण लाओ जी। हाँ। वो बॉडी कहती है आपको छींक मरवानी है तो आप मिर्ची फैलाओ तो मैं छींकूंगा जी, वरना मुझे छींकने का कोई शौक नहीं है। तो बॉडी कहती है कि मुझे बीमार पड़ने का या अबनॉर्मल काम करने का कोई शौक नहीं है भाई। आपको मुझे अबनॉर्मल काम करने के लिए अबनॉर्मल स्थिति पैदा एक्टिविटीज करनी पड़ेगी पड़ेंगी। आपको। हाँ। तो लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि शरीर तो बढ़िया काम करने के लिए डिज़ाइंड है, मरते दम तक। आप उसको गड़बड़ नहीं करोगे तो बढ़िया चलेगा। जी। तो वो चीज़ जब मैंने जान ली, देखिए नियम अगर आप जान गए ना कुदरत के, तो फिर आपकी मर्जी है कि आप कॉन्शियस चॉइस के द्वारा उसको बदल भी सकते हैं आप। तो अच्छा। आज मैंने अपने आप को बदला, मेरे परिवार को बदला, बता रहा हूँ। मेरे परिवार में देखिए, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरे ग्रैंडसन, हमारे घर में है ना डॉक्टर, दवा, वैक्सीनेशन, ये सब शब्द नहीं मेरे घर में। तो ये निर्णय हमने लिया ना जी। तो मेरी फैमिली में कोई ऐसा थोड़ी बोलूँगा कि परमात्मा का बड़ा कृपा है जी परमात्मा की। मैं यूँ बोलता हूँ, परमात्मा तो भैया पूरी कृपा करके भेजता है, तुम कृपा अपने आप पे नहीं करते हो। अच्छा। मैं ऐसे बोलता हूँ।
तो ये थ्रू रेकी है या ये रेकी through नहीं है, subconscious ये mind? अवेयरनेस है, ये सिर्फ Just ये awareness. अवेयरनेस से मुझे जब समझ में आया कि भाई गलत कारणों से हमारा शरीर बीमार पड़ता है, मतलब बीमार पड़ने के लिए शरीर को कारण देने पड़ते हैं। जी तो जी नहीं तो शरीर फालतू नहीं बोलता, शरीर कोई बेवकूफ़ यंत्र नहीं है। हम्म तो जिस दिन आपको ये समझ में आ गया ना कि अगर मतलब कि बीमारियां मुझे कमानी पड़ती है, हेल्थ मुझे मिलाया है, अच्छा बस उसको मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए बस। हाँ जी तो हाँ जी। मुझे जो सिंपल हेल्थ के लॉ है उसको फॉलो करना है कि भाई भूख लगे तो खाना है, और खाना है तो होलसम खाना खाना है, जो जो न्यूट्रिशियस हो, हेल्दी फूड हो, हाँ और थक जाए तो सो जाना है, घंटी बजे तो बाथरूम जाना है, और और तो इस तरह से मतलब ताकत लगे तो काम करना है, उसी तरह। तो एक नेचुरल फ्लो में चलना होता है, आपको उसमें डिस्टर्ब नहीं करना होता। और तो इस तरह से आज हेल्थ को मैंने अपनी मर्जी वाला बना दिया ना, तो अब ये मेरी मर्जी हो गई, क्योंकि अब ये फ्यूचर मेरा मर्जी वाला है ना। जबकि मेरी हाँ कुंडली में इतनी बीमारियां लिखी है, मैं क्या बताऊं आपको। मेरी अच्छा कुंडली में बहुत बीमारियां हैं। मुझे ओके 60 में तो 60 एज में तो हार्ट अटैक लिखा हुआ है। तो और आपने सेव कर लिया सेव का मुझे तो हार्ट के दर अभी तक पता नहीं चल रहा है मेरे को, तो मैं इतना मजे से जी रहा हूँ। देखिए जी मेरा ये मानना है, और मैं इस बात को अच्छी तरह जान चुका हूँ, और मैं लोगों को कहता भी हूँ कि जो देखिए आज आपके हाथ में है ना, कल का भविष्य आज आपके हाथ में है। जो आप उसको आप अपने ढंग से उसको तैयार ही नहीं करते हो आप, समझे ना। तो मैंने अवेयरनेस के साथ कारण पहचाना, निकाला जीवन से, और अब मैं बीमारी का रोग का कारण नहीं देता, इसलिए मेरा शरीर बोलता नहीं, सिंपल सा लॉ है। फिर एक ज़माने में हम भी गरीब थे, मतलब बहुत गरीब परिवार से निकल के आए। फिर ऐसी भी स्थिति थी एक ज़माने में कि स्कूटर भी नहीं खरीद सकते थे, लेकिन समय में फिर विचार आया कि नहीं यार, वी मस्ट बिकम रिच इन आवर लाइफ, हमें अमीर बनना चाहिए। जी तो अमीर कैसे बने भाई, कहाँ से लाएं पैसे। तो मैंने कहा पैसे, भाई दुनिया तो पैसा देना चाहती, तेरे में ऐसा कोई दम पैदा कर जिससे लोग तुझे पैसे दे दे, कोई ऐसा टैलेंट जो तो ऐसा किसी के कुछ पास पैदा ना कर। हो। जी तो फिर मैंने दम पैदा किया, जी तो दम पैदा किया तो लोगों ने और देना आज शुरू कर सर दिया। तो मैं समझ गया कि भाई दुनिया तो बहुत पैसा देना चाहती है। वो कहता तुम्हारे पास क्या है जो दे दूँ भैया तुमको, वो यूँ पूछता है। सही बात है तो बिल्कुल तो मैं समझ गया कि अमीर बनना भी आपकी चॉइस है। आप गरीब बने रहने के नियम अपना लो तो गरीब रह जाओगे, सच आप अमीरी के नियम अपनाओगे तो अमीर बन जब जाओगे। तक वो थॉट ही नहीं लाओगे वो होगा ही हाँ नहीं। बस, तो वो थॉट, सफलता का थॉट, अमीरी का थॉट, वो लाना पड़ता है। यू हैव टू चेंज योर माइंडसेट, आपके बिल्कुल। बिलीफ सिस्टम में परिवर्तन लाना पड़ता है, जी ठीक है ना। जी जी फिर एक ज़माने में दुखी होते थे, तो हमने देखा कि भाई दुखी क्यों होते हैं भाई, ज़िंदगी क्या मज़े से जी नहीं सकते, ऐसा क्वेश्चन पैदा हुआ। तो पता चला कि दुखी होते कैसे हो, पता तो करो। तो पता चला कि यार बहुत सारी पेट्रोल की टंकियाँ मैंने डेवलप कर ली है, इसलिए बाहर की चिंगारियाँ आकर घर में आग लगा रही है। सच बात है तो मैंने कहा कि यार ये पेट्रोल की टंकियाँ पहचानो। तो पहचानी तो पता चला कि इमेज क्रिएशन करके बैठा हुआ हूँ, अहंकार निर्माण करके बैठा हूँ। लोगों ने मेरे को उधार की प्रतिमाएं दे दी, बहुत सारी तारीफें कर दी ने, वो कर दी ने, मैं सजा के बैठ गया अपने आप को। फिर अपेक्षा का बाउल लेके बैठा हुआ हूँ, दुनिया की तरफ सारे दिन झाँकता रहता हूँ कि कौन मुझको क्या क्या दे रहा है। फिर मैं नॉन एक्सेप्टेंस में जी रहा हूँ। फिर मैं आइडियोलॉजिकल स्केल बना के दुनिया को मापे जा रहा हूँ सारे दिन, समझे ना। तो इस तरह के बहुत सारी टंकियाँ ना लोग अनजाने में इकट्ठा कर लेते हैं। जी और ये बड़ा नेचुरल और है। बाद में क्या होता है कि अब आप दुखी होते रहते हो, क्योंकि वो आग लगती रहती है रोज रोज, और रोज का किस्सा है ये, और रोज आग लगती रहती है। तो मुझे ये पहचाना था कि यार ये आग लगती क्यों है, सारा गुस्सा आया क्यों मेरे को, ये मुझे बुरा क्यों लगा। पता चला कि नहीं, गड़बड़ तो मेरे अंदर है भाई, सच क्योंकि पेट्रोल मेरे पास है। हाँ तो वो पेट्रोल की टंकियाँ मैंने पहचानी और ऐसी निकाल के फेंकी कि आज मैं यूँ कहता हूँ कि मेरी मर्जी के बिना मुझे कोई दुखी नहीं कर सकता। सर आपकी बात से मुझे इतना अच्छा एक चीज लग रही है कि एक्चुअली हम लोग पेट्रोल की टंकी लेके बैठे हैं हाँ। और दुनिया माचिस लेके घूम बस रही है बिल्कुल तो आप वही हटा दीजिए तो दुनिया कुछ नहीं कर पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए मैंने बस वो पेट्रोल की टंकियाँ पहचानी और निकाला ना, तो फिर तो मुझे क्या लगा मालूम है, जब पेट्रोल ही नहीं है, चिंगारियाँ वहीं के वहीं है, तो आनंद ही आनंद है जीवन में। मैंने देखा कि जीवन दुख नहीं है, अज्ञानता दुख है, बेहोशी दुख है। सच बात अगर जाग जाओगे तो आनंद ही आनंद है। और आनंद का मतलब क्या, वर्तमान में रहना, इस वक्त इस पल के साथ रहना। जी अगर आप इस पल के साथ जुड़ने की कला सीख लोगे ना, तो आपके देखिए हमारा जो माइंड है ना, या तो वर्तमान में रह सकता है या पास्ट में या फ्यूचर में। तो जब आप वर्तमान में, तो पास्ट फ्यूचर में कहाँ रहोगे आप, यानी आई हैव टू बी हियर। तो उससे ये कला जब मैंने सीख ली ना, तो फिर
हर पल को बोलते हैं ना आनंद के साथ जीना, वो जी। मेरी मर्जी की बात हो गई अब। हाँ, माइंड एंड सोल हैप्पी तो लाइफ बस यूं। हैप्पी। अब दुखी होने का कोई रास्ता ही नहीं है, चारा ही नहीं है, क्योंकि जी। एक तो पास्ट लाइफ जाके मुझे पता चल गया क्या रोने को है, न क्या खोने को है। बिल्कुल। जो जो रिश्तेदार चले गए वो तो वापस आने वाले हैं, अगर प्यार है तो, हाँ। और नहीं है तो नहीं आएंगे। तभी सर आपके चेहरे पे ना एक रिलैक्सेशन है, बातों में एक बड़ा ठहराव है, और आपको सुन के ना मुझे बहुत क्लैरिटी मिल रही है, और मुझे लग रहा है हम ऐसे ही दुखी हो रहे हैं, हाँ। या हम ऐसे चीजों को सोच रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। मैंने इसके बारे में एक शेर लिखा जी। कि हम हर जहन्नुम को जन्नत में बदल देते हैं, हम हर जहन्नुम को जन्नत में बदल देते हैं, इससे खुदा भी डरता है मुझको जहन्नुम में भेजने को। बहुत भगवान खूब सर, डरता बहुत है खूब। कि इसको मैं नरक में नहीं भेजूंगा, क्योंकि इस तरह खड़ा कर ये देगा वहाँ पे यार भी भी। जन्नत खड़ा कर देगा। बिल्कुल, बहुत खूब सर। ये तो सर बिल्कुल एक मेरा भी पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है। हाँ। और बिल्कुल पेट्रोल की टंकी मैं अपने व्यूअर्स को भी कहूंगी, फेंकिए, माचिस तो सबके हाथ में है। और क्यों घर में आग लगाते हो यार तुम? बिल्कुल। चिंगारी कोई और फेंक रहा है और आग तुम अपने आग घर आप में लगा लगाते रहे हो। हो, बिल्कुल, जैसे मैं गुस्सा। एग्जांपल दे रहा हूँ, हाँ। देखिए जो लोग आदर्शवादी होते हैं ना, ये बड़े दुखी होते हैं। सच बात जैसे है। कोई, जैसे आप ऑनेस्ट है, हाँ। तो आप है ना सारे दिन देखना डिसऑनेस्टी की चर्चा करोगे। हम्म। वो अब डिसऑनेस्ट तो वो है, नालायकी वो कर रहा है, लेकिन चर्चा तुम कर रहे हो और इरिटेट सोच तुम आप हो रहे हो, रहे हो, गुस्सा हाँ। तुमको आ रहा है, दिमाग तुम्हारा खराब और हो रहा फिर है। फैमिली को भी तंग कर हाँ, रहे हो और हाँ गुस्से तुम्हारा में। दिमाग खराब हो रहा है। हाँ। और अगर मैं सत्यवादी हूँ और कोई दूसरा झूठ बोल दे तो गुस्सा तुम्हारे आ अंदर जाता आग है। लग जाती है। हाँ। तुम क्या कहते हो, झूठ क्यों बोला, यानी कि झूठ वो बोला, सजा हम भुगत रहे हैं। कहते हैं तू झूठ बोल, मैं मेरा ब्लड प्रेशर रेस करके मर जाऊंगा। तो मतलब कैसा अजीब हिसाब है। देखो अच्छा, जो डिसिप्लिन वाला होता है ना, वो तो महा आत्मघाती होता है। सच वो तो बात। सारे दिन अपने डिसिप्लिन की स्केल से दूसरों की इनडिसिप्लिन ही माप रहा होता है। सच बात है। हाँ। हैं? तुम सवेरे 4 बजे उठते होंगे, बाकी तुम्हारे घर में 9 बजे उठते होंगे, लेकिन तुम्हारा दिमाग खराब, क्यों नहीं तेजी उठा, नजरों क्यों से नहीं देखते उठा? रहते हो, नालायक क्योंकि पड़े हुए हैं अभी तक है। जी। तुम ट्रैफिक में बढ़िया गाड़ी चलाते होंगे, हाँ। बाकी नहीं चलाते होंगे, तुम उनको जी। टेढ़ी नजरों से देखते रहते हो, नालायक कि कैसे गाड़ी चलाते हैं। हाँ। और तुम टाइम से ऑफिस पहुंच जाते होंगे, बाकी नहीं पहुंचते होंगे, हम उनको टेढ़ी नजरों से देखते रहते हैं। तो मतलब हम अपनी डिसिप्लिन को लेकर, दुनिया उसकी तरह है कि नहीं, उससे सारे दिन मापते रहते हैं। और इसीलिए हम परेशान होते हैं। और गुस्सा आता है, इरिटेट होते हैं ना हम लोग। अच्छा, परफेक्शनिस्ट हो तो आप देखना, नौकर बीवी बच्चे सब में कलाकार ढूंढते रहते हैं सारे दिन। हाँ, ये क्यों नहीं किया, ऐसे क्यों नहीं ऐसा किया। ऐसा होना चाहिए आपने ऐसे। और जो सफाई पसंद होती है, महिलाएं या जेंट्स, आपने देखा होगा वो सफाई को लेकर इतना चिड़चिड़ मुझे भी इरिटेबल है। होते हैं कि नहीं जरा सा ये इसने यहाँ पे लाके किसने रख दिया इसको। हाँ, आप थोड़ा समझे ना? तो क्लीन करो। और आप मतलब दिमाग हमेशा उनका गुस्से में रहता है, इरिटेबल रहता है। क्यों? क्योंकि दुनिया इस उनकी तरह चलती नहीं ना, उनके हिसाब से जी। होती नहीं है। तो कभी भी ध्यान में क्या रखना है कि हमारे गुण है ना, हमें उसका मजा लेना चाहिए, हमें नाचना चाहिए, और दूसरों को लेकर हमें दुखी नहीं होना चाहिए। क्यों? अब परफेक्शनिस्ट नहीं है भैया तो नहीं है, हाको दोबारा, हाको फिर दोबारा, मतलब मान लो सच ऐसे बात। समझा दो फिर कर दो। बिल्कुल। लेकिन वो अब तुम इरिटेट कब तक होते रहोगे भाई, तनाव कब तक लेते रहोगे? अब ट्रैफिक में रोज जाना है ऑफिस में, तो कब तक ट्रैफिक में चिड़चिड़ करते रहोगे भाई? तो उससे अच्छा है मजे ले लो ना उस ट्रैफिक के। देखिए मैं ना रोज गुड़गांव जाता हूँ यहाँ से जी। शाम को, तो 1.5-2 घंटे लगते हैं मुझे जाने में। मेरे लिए ड्राइविंग जो ना, मैंने एक वीडियो बनाया इसके ऊपर, ड्राइविंग द्वारा आत्मज्ञान। अच्छा। हाँ, क्यों बनाया? क्योंकि वो जो 1.5 घंटे का पीरियड है ना, वो मेरे लिए ट्यूशन पीरियड है। अच्छा। क्यों? आपको वैसे कोई बड़ी बड़ी किताबें पढ़नी हो, बड़े बड़े ऑडियो बुक सुनने हो, बड़े बड़े कोई लेक्चर सुनने हो, तो अब ये पॉडकास्ट ही सुनना है, कहाँ टाइम मिलता भैया, कौन निकाले घंटा 1.5 घंटा। हाँ, ट्रैफिक में सुनो, टाइम भी अब कट ट्रैफिक जाएगा। में क्या आराम से सुनते सुनते जा रहे हैं, 10 मिनट लेट हुए कि नहीं हुए, जल्दी पहुंचे कि नहीं पहुंचे, भैया हम बस मजे से जा रहे हैं। उस पल को मैं दुखी नहीं होने दूंगा, ये मेरी मर्जी की बात है, यूँ समझ लो। जी जी जी। तो उस पल का आनंद कैसे उठाना, वो हमारे हाथ की बात है ना। बिल्कुल सही। भाई जीवन तो रोज जीना है ना, तो तुम चिड़चिड़ के कर क्या लोगे? और आज तक लिया तो क्या मिला, कुछ भी और नहीं। आगे भी ले लोगे तो और क्या करे मिलेगा। इसीलिए बेहतर है इस पल को खराब मत करो बस। जी, मैं अपने व्यूअर्स से भी यही कहना चाहूँगी, इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें, और एक मंत्र है ओम इग्नोराय नमः, उसको सीख जाए। ओम इग्नोराय नमः। उसको सीख जाए और ओम इग्नोराय नमः, अच्छी बात है, बढ़िया है, ये तो मंत्र बहुत जोरदार है। जी। तो सर ये तो हम काफ़ी डिटेल में समझ गए हैं आपकी बातें, और
पता नहीं, मैं ही इतना क्लैरिटी मुझे मिल गई है, तो आई होप इस पॉडकास्ट के बाद हमारे कितने व्यूअर्स को फ़ायदा होने वाला है। थोड़ा सा मैं आपसे एक चीज़ पे और चर्चा करना चाहूँगी, रेकी, जिसमें आपकी मास्टरी है। तो सबसे पहले एक सिंपल शब्दों में अपने व्यूअर्स के लिए मैं जानना चाहूँगी, रेकी क्या है? क्या एक एनर्जी है, साइंस है, और कैसे काम करती है? देखिए, इस क्षेत्र में जब मैं एंटर हुआ ना, मुझे पहली बार पता चला कि हर आदमी इतनी सारी परामानसिक क्षमताएं लेकर पैदा हुआ है कि उसको, मैंने कहा ना, भगवान से मांगने लायक भगवान ने छोड़ा ही नहीं है, ये समझ लो। जी। एकदम बोलते रहे सर्वशक्ति संपन्न बनाकर भेजा है। तो मैंने पहचान की कि भाई हर आदमी के हाथों में गिफ्टेड नेचुरल प्राण ऊर्जा है। आपके हाथों से प्रैक्टिकली एक प्राण ऊर्जा प्रवाहित होती है और वो प्राण ऊर्जा जाकर किसी की भी जीवनी शक्ति बढ़ा सकती है और नव जीवन, नव प्राण दे सकती है। इतनी ताकत है आपके हाथों में, मतलब आपके हाथ जगन्नाथ है जी, ये समझ लो। तो पर किसी को पता ही नहीं है। तो ये एनर्जी जो है एक छोटे से मेडिटेशन की टेक्निक के आधार, उस मेडिटेशन का सहारा लेकर हम इसको सक्रिय करते हैं। और मैं जनरली हर 15 दिन में आता हूँ, लोगों को सिखाता भी हूँ और ध्यान करवा के एनर्जी एक्टिवेट करवा देता हूँ। अच्छा। तो कोई भी सीख सकता है, फ्री होता है, सब के लिए निःशुल्क होता है वो। अच्छा। तो वो रेकी एक बार अगर एक्टिवेट हो गई, फिर आपके हाथों में ना प्राण ऊर्जा का प्रवाह निकलना शुरू हो जाता है। फिर आप कहीं भी टच करते हो ना, तो आपके हाथों से जहाँ रिक्वायरमेंट होती है तो ऑटोमेटिक फ्लो होने लग जाती है। आपको एक मैग्नेटिक पुल महसूस होता है, ऐसे चुंबक की तरह। और जितनी देर जानी, 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जाकर अपने आप बंद हो जाती है। आपको दिमाग लगाना नहीं पड़ता उसमें, इस तरह से। तो इसमें फिर हमारी अपनी एनर्जी लॉस नहीं होती। हम चाहे हज़ारों को रोज पिलाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। तो इसलिए रेकी जो है वो, उसमें रेकी चैनल्स कहते हैं हम लोग। हम कहते हैं हम माध्यम है, हमारी एनर्जी नहीं है, परमात्मा हमारे थ्रू प्रवाहित हो रहा जा रहा है, यूँ ऐसा समझ लो। यूनिवर्सल एनर्जी, रेकी मीन्स यूनिवर्सल हीलिंग एनर्जी, जो मेरे थ्रू जा रही है और मैं तो केवल माध्यम हूँ। अच्छा, फिर ये जो रेकी है, सिर्फ ऐसा नहीं कि आप सेल्फ हीलिंग, अदर हीलिंग करके खुद को बड़ी बड़ी बीमारियों से बाहर निकालोगे, बल्कि इमरजेंसी में आपको रेकी जैसी कोई चीज़ नहीं मिलेगी। अगर कोई हार्ट अटैक आ जाए और व्यक्ति को अगर आपने रेकी कर दी तो मर नहीं सकता। क्यों नहीं मर सकता? हार्ट अटैक में मरता क्यों मालूम है आपको? हार्ट अटैक में क्या होता है, बॉडी की सारी एनर्जी ना हार्ट को, अटैक को मैनेज करने में वो खर्च कर देती है उसको। अच्छा। तो अगर बैटरी का बैकअप थोड़ा बेटर है, तब तो आप वापस हॉस्पिटल जाते हो या जी आप उसको ठीक हो जाते हो। लेकिन बैटरी का बैकअप नहीं है ना, तो आप उसी समय फिर आप खत्म हो जाते हो। क्यों? बैकअप नहीं था। तो उसी समय अगर परिवार में कोई रेकी जानता है और उसी समय रेकी कर दी, मतलब क्योंकि अभी मरने में आदमी को 15-20 मिनट, आधा घंटा लगता है ब्रेन डेथ होने में। जब तक अगर रेकी मिल गई ना, वो वापस, जैसे मोबाइल बुझ रहा था, चार्जर में डाल दिया तुरंत। तो ऐसे रेकी आदमी को वापस ये कर देती है। इतना पावर है रेकी में। अगर कोई आदमी कोमा में चला गया, डॉक्टर कहता कुछ नहीं कर सकते जी, तो सिर्फ सूक्ष्म स्तर पर एक ही चीज उसके अंदर घुस सकती है, वो है रेकी, जो सटल है। और कोमा में से एनर्जी हम दे रहे हैं सामने। एनर्जी जब हम किसी को टच करते हैं ना, तो वी आर ट्रांसफरिंग द हीलिंग एनर्जी। अच्छा। हाँ, एक प्रकार से हीलिंग एनर्जी ट्रांसफर कर रहे होते हैं। और यही हीलिंग एनर्जी, अगर मान लो कोई आदमी गिर गया, चोट लग गई, कार के दरवाजे में हाथ आ गया, तो 8-10 दिन दर्द रहेगा ना। लेकिन अगर आपने रेकी कर दी ना, तो 15 मिनट बस, सिर्फ उसके बाद दर्द नहीं रहेगा। ऐसा क्या है कि दर्द निकल नहीं, जाता देखिए है क्या या होता है, हील हो जाता है? हाँ, देखिए क्या होता है, जहाँ पर भी इमीडिएट एनर्जी अवेलेबल हो जाती है ना, तो बॉडी हीलिंग बहुत जल्दी कर लेती है। अच्छा। एनर्जी, देखिए हीलिंग में चाहिए एनर्जी, वाइटल फोर्स, और रेकी एक वाइटल फोर्स है। इसीलिए किसी भी बीमारी में अगर आप उसकी जीवनी शक्ति का विकास कर रहे हो, तो फिर वो जल्दी रिकवर करता है, क्योंकि एनर्जी अवेलेबल हो गई। अच्छा। अगर कोई आदमी रिकवर नहीं कर रहा है ना, तो वो एनर्जी, उसकी एनर्जी लो है। आपने देखा होगा कई लोग लंबा समय हॉस्पिटल लगाते हैं, क्योंकि एनर्जी नहीं है, तो वो ठीक ही नहीं हो रहे होते हैं, वो बीमारी अभी चल ही रही होती है। और कई लोग 2-4 दिन में फट ठीक होकर आ भी जाते हैं। तो वो जीवनी शक्ति के कारण इस तरह की घटनाएं घटती है। तो रेकी जो है ना, डायरेक्ट एनर्जी सप्लायर है एक प्रकार से, और 24/7 यूँ समझ है। कभी भी, अच्छा, कोई गरम तेल गिर गया, तो आपने अगर रेकी कर दी ना, तो कहाँ जला आप ढूंढ नहीं सकते, वो हाथ वो फफोला भी नहीं होगा। मतलब इतनी वंडरफुल काम करती है, मतलब रेकी जो है। तो रेकी जो है कोल्ड से लेकर कैंसर तक, मतलब हर बीमारी में जीवनी शक्ति चाहिए ही,
और वो जीवनी शक्ति आज रेखी के माध्यम से हर आदमी है ना सप्लाई कर सकता है। तो ये क्रॉनिक डिजीज में 100% काम कर, देखिए करेगी। काम करती है, लेकिन कभी भी ध्यान में रखना एक अकेली चिकित्सा काम नहीं करती। आपका माइंड, आपका खान पान, आपका लाइफस्टाइल, आपके एनवायरमेंटल केमिकल जो भी चीजें आपने कारण दिए हुए हैं वो ठीक करने चाहिए। ये सपोर्ट सिस्टम बन सकता हाँ नहीं नहीं, रेखी देखिए रेखी, अब मैं आपको अच्छी हवा में लेके तो जा रहा हूँ, पर आपका माइंड आपने फिर गड़बड़ कर दिया, आपने खान पान फिर गड़बड़ कर दिया, तो मेरी अच्छी हवा भी कब तक काम आएगी। तो मतलब कोई भी चीज देखिए, योग कितना भी अच्छा होने दो, ध्यान कितना भी अच्छा होने दो, हवा कितनी भी अच्छी होने दो, तो पहाड़ों में भी तो हॉस्पिटल है ना। जी 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 है? हाँ। तो अच्छी हवा है तो वहां तो बीमार पड़ने नहीं चाहिए आदमी को। सच बात है, तो लेकिन मतलब तो मतलब क्या है कि कोई भी चीज कितना भी अच्छा होने दो, आप कारण नहीं निकालोगे ना तो फिर वापस आ जाएगी। अब देखिए अभी रिसेंटली सुना होगा कई योगी लोग जो है 51-52 एज में अभी कोई डेथ हो गई किसी जी, की। जी, जी। तो ऐसे योगी होके कैसे मर गया भाई? और हेल्दी लिविंग जी रहे हैं तब हाँ भी उसके हो गई। बावजूद क्यों? क्योंकि बीमार होने का जो कॉज है ना वो समझ नहीं पाए और निकाल भी नहीं पाए। अच्छा हाँ इस तरह से। तो देखिए मैंने तो आपको पहले बताया कि मैंने वो कॉज समझा, निकाला, इसलिए आज मेरा शरीर नहीं बोल रहा है ना। तो आप कॉज नहीं दोगे तो शरीर क्यों बोलेगा? शरीर हमेशा सच बोलता है, ये बात दिमाग पे रखना। अच्छा शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। जी जी जी। तो इसलिए रेकी जो है ना आपको सेल्फ फीलिंग, अदर फीलिंग करके लाभ देती है। और फिर रेकी इतना ही नहीं है, पेड़ पौधे अगर सूखने लग जाए ना तो आप उसको अगर रेकी करो तो वापस हरे भरे हो जाए। अच्छा हाँ, और रेकी से जो है, अभी मेरा एक वीडियो अभी 15 दिन पहले डाला मैंने। एक हमारे एक व्यक्ति ने, स्टूडेंट ने अपनी आम की खेती 9 गुना बढ़ा दी। मतलब अगर 100 आम होते तो 900 आम हो गए उसके, सिर्फ रेकी करके। मतलब रेकी का प्लांट देखिए, रेकी इज एन एनर्जी, इट इन्फ्लुएंसेस लिविंग एंड नॉन लिविंग एवरीथिंग, हर चीज को प्रभावित करती है। जी जी। अच्छा, अगर आपका पानी चार्ज करना, आप रेकी में अगर पानी चार्ज कर दो तो पानी की एनर्जी पूरी बदल जाती है। खाना पीना जो पका हुआ खाते हैं हम, कुक फूड, तो उसको रेकी से चार्ज करो, थोड़ी एनर्जी उसकी हाई हो जाती है। आप है ना घर में अगर आपकी चींटी, कीड़े मकोड़े, जानवर कोई घायल हो जाए तो हम जनरली तो कुछ नहीं कर सकते, पर आज आप उनको रेकी कर दो तो वापस उड़ जाते हैं। हमने कितने ही पक्षियों को नया जीवन दे दिया। हम जब घूमने जाते हैं तो कबूतर, चिड़िया मिलती है रास्ते में पड़ी हुई, हम उठा के लाते हैं। पहले तो उठा नहीं सकते थे, पहले तो ऐसे छोड़ देते थे, आज हम उठा के लाते हैं, रेकी करते हैं, थोड़ी देर में उड़ जाती है। तो मतलब आज रेकी के कारण है ना हम जानवरों को नया जीवन देते हैं। हमारे यहाँ पे तो प्रीतमपुरा सेंटर है हमारा, तो मधुबन चौक पे ही, तो वहाँ पर जानवरों के लिए फ्री रेकी है। हमने कितने कुत्तों को जिनको कैंसर हो गया, कुछ डेथ बेड पे चले गए थे बिल्कुल, उन सबको हमने रेकी करके ठीक कर दिया। तो जानवरों के प्रति हम बहुत संवेदनशील हो जाते हैं रेकी के कारण। अच्छा, अब रेकी का फायदा इतना ही नहीं है, रेकी का नॉन लिविंग के ऊपर भी असर है। आपके पेन, आपके कपड़े, आपके कंप्यूटर, आपका मोबाइल, आपके हर चीज में आप एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं आप। बट इनके लिए ये कैसे यूजफुल है? अल्बर्ट आइंस्टाइन की जो थियरी है E=mc², एनर्जी एंड मैटर, तो एवरीथिंग इज एनर्जी। संसार में हर चीज ऊर्जा है। अगर हम तोड़ते जाएं तो उसके अंत में जाकर एक अणु में पहुंच जाएंगे जिसमें अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि कण कण में भगवान है, हर एक में राम रव रहा है, ठीक है। आज उसी एनर्जी को जो है हम जो है समझिए कि हम अपने ढंग से उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। साइंटिस्ट लोगों ने इस ढंग से कहा इसको। तो आज हर चीज़ एक सर्टन स्तर पर तरंगित हो रही है, और जब मैं अपने भाव, हीलिंग एनर्जी या अपने विचारों से मैं उसकी तरफ देखता हूँ ना, तो मैं उसके साथ कम्युनिकेट कर रहा होता हूँ। और जैसे रेकी में तो एनर्जी प्रोजेक्शन करते हैं हम लोग, तो अगर मैं किसी भी चीज़ के साथ पे, एक मोबाइल है, मालूम मोबाइल के ऊपर हाथ रखूं और मैं इंटेंशन करूं तो मेरी एनर्जी मोबाइल के अंदर जाने लग जाएगी। एग्जांपल देता हूं, देखिए अब समझ जाएंगे लोग। एक कलाकार जब मूर्ति बनाता तो हथौड़े मारता है, उसके दिमाग में नहीं कि वो भगवान है, उसका काम है मूर्ति बनाना। मूर्ति बनकर व्यापारी के पास आती है, उसके दिमाग में नहीं है कि ये भगवान है, उसके शंकर गणपति गोडाउन में बेचने के लिए रखता है ना, उसके लिए बेचने की वस्तु है ना। जैसे दिवाली के दिन महालक्ष्मी बेचते लोग, वैसे। लेकिन वही मूर्ति मंदिर में आती है तो हम कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। जी बिल्कुल। तो प्राण प्रतिष्ठा कैसे करेंगे भाई? आप ही तो देखोगे, आप ही तो पूजा करोगे, आप ही तो श्रद्धा करोगे। तो प्राण प्रतिष्ठा तो हम ही तो करते हैं। तो यानी कि मूर्ति में, पत्थर में भगवान हम डालते हैं, पत्थर में भगवान नहीं होता, हम डाल देते हैं, हमारी ताकत है वो।
जी। तो आप जरा सोचो ना कि एक मूर्ति को हमने श्रद्धा से देखा और भगवान पैदा कर लिया। एक किताब पढ़ी हुई थी, गीता गुरु ग्रंथ पढ़ी हुई थी पुस्तक भंडार में, ऑर्डिनरी बेचने की वस्तु थी, लेकिन मैंने उसको गुरुद्वारे में रख कर माथा झुकाती मैंने भगवान पैदा कर दिया उसके अंदर। तो मेरी मर्जी है ना। तो वी आर द गॉड क्रिएटर्स ओरिजिनली। तो हम क्यों कैसे क्रिएट करते हैं? क्योंकि श्रद्धा से हम देखते हैं उस चीज़ों को। तो ये बात बताने का मेरा अर्थ क्या मालूम है? आप अपने घर में अपने कपड़े, पेन, पेंसिल, बर्तन, कुर्सी, टेबल, कार, आप एक एक सामान जब यूज़ करते हो ना, अगर आप रफली हैंडल कर रहे हो उनको, आप वायलेंटली यूज़ कर रहे हो आप जी, तो आप अपने लिए एक नेगेटिव ऊर्जा का बहुत अच्छा वातावरण तैयार कर रहे हो अपने लिए। अच्छा। ये सबसे बड़ी बात है, बता रहा हूँ मैं। देखिए, एक घर में मंदिर में क्या बड़ा अंतर है बताओ भाई? घर भी तो मार्बल दीवारों का बना हुआ, मंदिर भी मार्बल दीवारों का बना हुआ। तुम मंदिर जाते हो तो उसकी सीढ़ी को भी ऐसे ऐसे करते हो, उसकी दीवार को भी ऐसे ऐसे करते हो जी। लेकिन तुमने घर की सीढ़ियाँ, घर की दीवार को ऐसा किया ही नहीं कभी, इसलिए घर मंदिर नहीं बन पाया। अच्छा, वो पॉजिटिव एनर्जी तो नहीं तो आ पाई। मंदिर और घर में इतना ही अंतर है कि यू गो देयर एंड यू क्रिएट ओनली एंड ओनली पॉजिटिव एनर्जी। और वही एनर्जी तुम घर में क्यों नहीं क्रिएट करते भाई? You love your curtains, you love your table, you love your chair, you love your pen. हर चीज़ को इतना रेस्पेक्टफुली रखो कि इसमें भगवान है। क्योंकि अगर हर चीज़ में वो तरंगित हो रहा है, कण कण में भगवान है, तो तुम्हारा भगवान तुम खाली मंदिर तक ही क्यों देखते हो भाई? अरे हर चीज़ में उसको अनुभव करो। तो जब आप किसी चीज़ को बड़ा रेस्पेक्टफुली प्यार से कार का दरवाज़ा बंद करोगे, प्यार से वो चीज़ को रखोगे, तो वो चीज़ आपको बहुत वापस रिफ्लेक्ट आप ही को करेगी, ध्यान रखना। जी जी, देखिए, बिल्कुल। आज मेरी जो कार है ना, मुझे आज तक 40 साल में मेरी कार ने कभी एक दिन भी मुझे तंग नहीं किया आज तक कभी। ओके। क्यों मालूम है? आई लव माई कार। मैं कार को हाथ रख के प्यार से उसको, मैं उसके साथ कम्युनिकेशन करता हूँ, बातचीत करता हूँ। मैं उसका, और मैं उसको कहता हूँ तू मेरी बहुत प्यारी, धन्नो नाम रखा मैंने। अच्छा। मैंने कहा कि धन्नो तू बहुत प्यारी है, तू हमेशा मुझे बड़े प्यार से ले जाती है मेरे, और मुझे बड़े सुरक्षित ढंग से रखती है। आई रियली थैंक यू वेरी मच। ऐसे करके मैं उसको बोलता हूँ, और मैं उसको कभी कहता भी हूँ, धन्नो आज ज़रा हाईवे पे जाना है, ज़रा ज़रा बढ़िया मज़े से लेके जा आज। ऐसे मैं ऐसे बात करता हूँ जैसे वो समझती है। हाँ। आप हैरान हो जाओगे कि आज तक है ना, और मैंने उसको कहा हुआ भी है, कभी भी कोई तकलीफ़ आ जाए तो मुझे बताना पहले, ताकि मैं तैयारी कर सकूं। अच्छा। तो वो मुझे कोई आने वाली प्रॉब्लम लगती है तो वो मुझे पहले इंडिकेशन मिलने लग जाता है उसका। अच्छा। तो मतलब देखो क्या होता है, एवरीथिंग इज एनर्जी एंड यू हैव पावर टू कम्युनिकेट विथ एवरीथिंग अराउंड यू, एंड यू हैव पावर टू क्रिएट टेम्पल, एंड बोलते हैं ना, एक मंदिर की जैसी ऊर्जा क्रिएट करने की ताकत है तुम्हारे अंदर। जी। तो इसीलिए रेकी जो मैं आज सिखाता हूँ ना, तो मैं हर विद्यार्थी को यही सिखाता हूँ कि यू हैव पावर टू क्रिएट एनर्जी इन एनीथिंग एंड एवरीथिंग। जी। आप पेड़ पौधे, जानवर, खान पान, हर चीज़ को आप एनर्जाइज कर सकते हो रेकी से। तो वो आपको पॉजिटिव हाँ, रिजल्ट तो देगा। ये रेकी का कमाल है। कमाल है सर। हाँ। बड़ा मतलब एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है और कमाल कॉन्सेप्ट है। हाँ। पॉजिटिव कर रहा है लाइफ को। हाँ, और बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल। नहीं समझ पाते, हम लोग शक करते हैं, हमें लगता है अरे क्या चीज़ है, ऐसे ऐसे किया कैसे हील हुआ। बट वही बात आती है, सारी बात बिलीव की है। हाँ। बिलीव करेंगे तो सब चीज़ें नहीं होंगी। बिलीव, देखो मैं पहला शब्द क्या कहता हूँ मालूम है? नेवर, व्हाई यू वांट टू बिलीव। हाँ। अरे भाई, अगर किसी चीज में दम है तो करके देखो ना उसको। और तुम रेकी सीख के करके देखो, और किसी को तकलीफ है तो हाथ रख के देखो, अपने आप तुम्हें फील आएगा कि हाथों से कुछ एनर्जी का फ्लो जा रहा है। भाई क्यों दूसरे पे विश्वास करना? जी बिल्कुल। मैं तो यूँ कहता हूँ, हर चीज को पहले जान लो, अनुभव कर लो, और बाद में उसको मानो। मैं यूँ कहता हूँ, ठीक है ना, इस तरह से। तो इसीलिए रेकी आज में अगर लोग आज लाखों लाखों लोगों को हम, अब 8.5 लाख तो हमने ही कवर कर दिया अब तक, जी। समझे? तो क्योंकि हम थोक बंद रेकी सिखाते हैं ना, जी। हमारी वो आदत नहीं है Online ऐसे में, 10-15 लोगों को सिखा रहे, ऐसी आदत नहीं है। हमारी आदत है 1000, 2000, 5000 ऐसे बोलते हैं ना, Seminars थोड़ा और- होलसेल का बस काम है सर अब हमारा। आप इतना एक्सपर्ट हैं कि सिखा सकते हैं। तो इसीलिए वो काफी लोग जुड़ते रहते और हैं। क्यों ना इतना जितना ज्ञान आपको है, क्यों ना लोगों तक पहुंचाया जाए कि आपके शागिर्द जगह जगह पे हो। तो सर इसे इसमें एक चीज मैं पूछना चाहूंगी, इसमें एक मिथ भी है रेकी को लेकर, जो कई बार मैंने सुना है कि जो लोग बिलीव नहीं करते या जिनको लगता है रेकी पता नहीं क्या होती है, कि जब आप किसी को रेकी दे रहे हैं
तो एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, तो आप अपनी प्रोटेक्शन रखते हैं। हाँ जी। लेकिन आपके साथ जो बैठा है जिसकी प्रोटेक्शन नहीं है, कई बार वो बीमारी उस पे शिफ्ट हो जाती है, ऐसा है? नहीं देखिए ये क्या myth होता है। है, नहीं ऐसा नहीं होता है। इसमें होता क्या, मैं बताऊँ आपको कि जो एनर्जी गिवर है ना, जी। अगर वो कहता है कि मैं रेकी कर रहा हूँ किसी को, हम्म। और उसकी एनर्जी थोड़ी हायर है और वो लोअर, सामने वाला बीमार आदमी लोअर है, हम्म। तो हायर से एनर्जी हमेशा लोअर में ट्रांसफर होती है। जी। तो अगर वो ये समझ के कर रहा है कि मैं रेकी कर रहा हूँ, तो फिर उसकी एनर्जी इन्वॉल्व होके जा रही है। अच्छा। अगर वो यूं कह के करता है मैं नहीं करता भैया, परमात्मा कर रहा है, मैं तो माध्यम हूँ, हाँ। ये फर्क होता है। अच्छा। तो रेकी में अगर आप चैनल बन जाते कि भैया मैं तो न लूँ, पानी उसका है मेरा नहीं भैया, जिसका जितना जाना है ले लो, मुझे नहीं पता, हम्म। तो फिर आप जैसे ही न्यूट्रल हो जाते हो ना, तो फिर यू डोंट लूज योर एनर्जी। ओके। इसलिए रेकी में स्पेशली कहा जाता है कि नेवर कम इन बिटवीन, आप बीच में मत आओ, तो फिर वो रेखी आपको प्रभावित नहीं करती, पहली बात, ठीक है। जी। अच्छा, मान लो कोई कहता है कि नहीं साहब मैं हीलिंग करके आया तो मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है भाई, तो रेकी में एक प्रोटेक्शन शील्ड सिखाई जाती है कि हमेशा अपने आप को प्रोटेक्शन करके फिर हीलिंग करो, पहली बात। और अगर आ भी गया तो ऑरा में तो आता है ना भाई, कहाँ जाएगा, ऑरा में आएगा ना, तो घर जाके हाथ पांव धो लो दोबारा। अच्छा। बस वो हाथ पांव धोते ही एनर्जी जो आसपास जो और आती तो ऑरा के अंदर है, कोई एकदम अंदर थोड़ी घुस गई। जी जी। समझे ना आप, ऐसे। जी। तो बट फिर ये मैंने ना खुद सुना है किसी से कि हम वहाँ बैठे थे, किसी ने रेकी दी और जो पेशेंट था उनकी बीमारी हमारे ऊपर शिफ्ट हो गई। तो वो हम रियलाइज कर रहे हैं कि भाई इनको तो कमर दर्द था, इनको सामने वाले ने रेकी दी और वो कमर दर्द मेरे आ गया। तो ये पॉसिबल है या नहीं वहम देखिए, है? नहीं देखिए क्या होता है, हाँ। अनटिल एंड अनलेस आप उनके साथ देखिए, जब तक मैं मोबाइल फ़ोन नहीं करूँगा ना, जब तक मुझे उसके नंबर बजेंगे नहीं, जैसे बोलते हैं ना। तो अगर मेरा इंटेंशन उनकी तरफ नहीं है, तो मेरी एनर्जी उनके साथ कनेक्ट भी नहीं होगी। अच्छा। देखिए मैं उनकी तरफ देखे जा रहा हूँ और उनको बताऊँ इनके कमर में दर्द क्यों है, इनको कमर में ऐसा क्या हो गया, मैं उनकी तरफ देखे जा रहा हूँ, तो मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा। पर मैं देख भी नहीं रहा हूँ, मैंने कहा वो अपने आप में अपनी बातें कर रहा हूँ, वो अपनी जगह हीलिंग करवा रहे हैं मान लो, तो मुझे कभी कुछ नहीं होगा। देखिए हम तो इतने 30 सालों से कितने हज़ारों, हम तो रोज़ 15 20 25 मरीजों को रेकी देते रहते हैं, हमारे स्टाफ हैं सारे, आज तक इतने हज़ारों लोगों को, आज तक 1% भी किसी को कोई आफ्टर इफेक्ट या कुछ हुआ कभी हुआ ही नहीं है लाइफ में। और हज़ारों मास्टर्स हैं मेरे, इतना काम कर रहे हैं सब। जी। तो इसलिए रेकी से कोई, हाँ एनर्जी का साइंस है, एनर्जी एक प्रकार से एनर्जी का हम आपस में एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, तो थोड़ा आपको संभल कर बोलते हैं ना, प्रोटेक्शन करके फिर हीलिंग करनी चाहिए। और फिर रेकी में एक चीज़ सिखाते हैं, कॉर्ड कटिंग कहते हैं उसको। अच्छा। कि जिसमें अपने सोलार प्लेक्सस से जो कॉर्ड कनेक्शन होता है वो कट करिया करो हमेशा हीलिंग करने के बाद। अच्छा। ये कॉमन बताया जाता है। अच्छा, अब एक रेकी में एक चीज़ और आपको शायद पता नहीं है कि रेकी की खूबी क्या मालूम है, जो हम प्रेजेंट में हीलिंग कर रहे हैं ना, वो डिस्टेंस से भी उतनी इफेक्टिवली जा रही होती है। अच्छा। क्योंकि रेकी में प्रेजेंट एंड डिस्टेंस हैज़ नो मीनिंग एट ऑल। अगर आप यहाँ बैठी हैं और मैं आपको हीलिंग कर रहा हूँ तो भी लाभ मिलेगा, और आपने लंदन से मुझे फ़ोन किया और कहा कि सर मुझे यहाँ भेज दो, तो मैं यहाँ से भी करूँगा, तो हीलिंग उतनी ही इफेक्टिवली जाएगी, दोनों में 1% भी डिफरेंस नहीं होगा। अच्छा। तो इसीलिए टेलीपैथिकली हीलिंग जो है ना, हर आदमी कर सकता है और हर आदमी की एक क्षमता है, ये सबसे बड़ी बात है, यूँ समझो। जी। तो इसीलिए हमारा सबसे बड़ा काम क्या है, डिस्टेंस हीलिंग ही तो है। जी। आज हमारे यहाँ पे जो सबसे बड़ा काम जो चल रहा है हमारे सेंटर पे, वो डिस्टेंस हीलिंग है। अच्छा। हाँ वहाँ पे 300 क्योंकि सब कई बार लोग नहीं आ पाते। 300 400 लोग वहाँ की हीलिंग चल रही होती है। तो कारण क्या है, यू हैव, आप है ना, देखिए आप एवरीवेयर यू आर इन दिस यूनिवर्स एंड एवरीथिंग इज हियर। ये साइंस समझ लो बस, कि तुम हर जगह पे तुम हो ब्रह्मांड में, और सारा ब्रह्मांड इधर ही है तुम्हारे पास। तो एक सेकंड में हमारी चेतना कहीं भी कनेक्ट होती है, समझे ना। देखिए हमारे क्लास में हम एक प्रयोग बताते हैं लोगों को, उसको कहते हैं टेलीकाइनेसिस। टेलीकाइनेसिस का मतलब होता है कि किसी को अपने विचारों की गति से गति देना, मूवमेंट करना। अच्छा। तो एक आदमी को मान लीजिए कोई मुंबई में एक स्टूडेंट खड़ा है उसको, और एक आदमी कोई अमेरिका में खड़ा है। तो अमेरिका में जो आदमी खड़ा है हम उसको कहते हैं भैया थोड़ा ऐसे ढीला छोड़ के खड़ा हो जाना, और बम्बई वाले स्टूडेंट को कहते हैं उसके ऊपर एक विचार फेंक कि तू गिर जा। अच्छा। और जैसे विचार ऐसे से फेंकता है ना, वो घर में वाकई में गिर रहा होता है ऐसे।
तो ये कोई चमत्कार नहीं है। देखिए, चमत्कार अज्ञानियों की भाषा है। ये बेसिकली आपका थॉट एक सेकंड में दुनिया में ट्रैवल करता है। देखिए, थॉट ट्रैवल फास्टर देन द लाइट स्पीड, ये लॉ है उसका जी। तो आप तो जैसे ही उसको थॉट फेंकते हो ना, इट इज ऑलरेडी गोइंग देयर और वो इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। तो वेन एवर यू प्रोजेक्ट ए थॉट इज एन एनर्जी, इट एक्चुअली इन्फ्लुएंसेस एनीवन, किसी को भी इन्फ्लुएंस करेगा। अच्छा। पर हमें भरोसा नहीं है ना, हाँ। तो इसलिए मैं स्टूडेंट को जब भरोसा दिला देता हूँ कि योर थॉट विल वर्क, तो आप देखोगे कि वो जैसे इंटेंशन भेजता है ना, वो वाकई में वहाँ गिरने लगता है यूँ। तो ये प्रयोग मैं क्यों करवाता हूँ स्टूडेंट से, भरोसा दिलवाने के लिए कि भाई डिस्टेंस हैज़ नो मीनिंग एट ऑल। आदमी सामने खड़ा है तो भी गिरने वाला है, वहाँ खड़ा तो भी गिरने वाला है, यूँ समझ लो। तो हीलिंग जो है ना रेकी में, डिस्टेंस से उतनी इफेक्टिवली होती है जितनी प्रेजेंटली होती है। और इसमें सिर्फ हीलिंग नहीं होती, अगर माइंड उसका नेगेटिव हो गया एंड यू वांट टू हील हिज माइंड, यू कैन चेंज हिज माइंड। कोई सिचुएशन गड़बड़ हो रही है एंड यू वांट टू चेंज द एनर्जी, तो रेकी में खूबी क्या है, क्रिएट द ऑपोजिट फोर्स। अच्छा। तो क्योंकि रेकी का मतलब है अंधेरा हो रहा है, रोशनी पैदा करने की ताकत है तुम्हारे अंदर। दुर्गंध आ गई, सुगंध पैदा कर दो। तो आप ऑपोजिट एनर्जी क्रिएट करके ना वहाँ पे उस पूरी चीज को चेंज कर सकते हो आप यूँ समझ लो, ऐसे होता है उसके अंदर। अच्छा, तो ये अगर इतना पावरफुल टेक्निक है, तो आजकल जैसे हम देख रहे हैं कि टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा लोगों में बढ़ रहा है, जबकि हमारे पास इतनी पावरफुल टेक्निक्स हैं। हाँ। तो क्या ये रेकी उस पर भी काम करती है कि लोगों का डिप्रेशन ख़त्म कर दे, स्ट्रेस ख़त्म कर दे? देखिए, डिप्रेशन और फियर क्या मालूम है आपको कि जब हमारी एनर्जी लो होती है ना, तब फिर हम ज़्यादा चिंतित और डिप्रेशन फील करते हैं जब हम लो एनर्जी में होते हैं। जी। समझे ना आप? हाँ। एनर्जी हाई होती है ना, तो हमारी टॉलरेंस पावर, रेसिस्टेंस पावर बढ़ जाती है ऑटोमेटिकली। ट्रू। हाँ। तो रेकी क्या करती है कि हमारी एनर्जी लेवल हाई कर देती है। इससे कारण अब सिचुएशन वही है, पर अब गुस्सा उतना नहीं, अब मुझे जोर से नहीं आ रहा है। अच्छा। मैं कमज़ोर हो गया, थोड़ा एनर्जी लो हो गई, तो एकदम चिढ़ के गुस्सा करूँगा। हाँ। क्योंकि अब रेसिस्टेंस कमज़ोर हो गई मेरी। तो इसलिए क्या होता है, अल्टीमेटली चीज़ तो वही रहती है, आपका टॉलरेंस पावर बढ़ जाता है रेकी से। इसीलिए आज कॉर्पोरेट जगत में, अभी भी मैं रिसेंटली 15 दिन पहले बेंगलोर में किसी कॉर्पोरेट कंपनी को उनको रेकी सिखा के आ रहा हूँ। ये सब जो भी जहाँ तनाव है, जो भी लोग इसको सीखते हैं ना, तो उनके सारे एनर्जी लेवल हाई होने लगते हैं, चक्रा बैलेंस होने लगते हैं। और उसके कारण फिर है ना, वो बहुत ज़्यादा उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, उनके मेमोरी पावर बढ़ जाता है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाता है। बच्चों को रेकी सिखाने से बच्चों में बहुत बड़ा चेंज आ जाता है, उनके स्वभाव में परिवर्तन आने लगता है। तो इसलिए आज मैं रेकी में इसलिए काम कर रहा हूँ कि एक इतनी सिंपल सी विद्या है कि जिससे लोगों के अंदर एक ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन आता है। जी। इसलिए मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस ये समझ। पॉजिटिविटी आती है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। सर, जैसे अभी आपने कहा कि हम यहाँ से, हमने रेकी की पावर से बोला आप वहाँ गिर जाओ, तो वो गिर गया। हाँ। उसके अंदर वो एनर्जी गई। तो हम ये कह सकते हैं कि रेकी के साइड इफेक्ट्स भी हैं, इसकी कोई डार्क साइड भी है? नहीं, डार्क साइड नहीं है इसमें, वजह बता रहा हूँ। रेकी में खूबी क्या मालूम है आपको, रेकी करने के लिए आपके अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स आती है, तब आपका ऑरा एक्सपेंड होता है और आपके चक्र खुलने लगते हैं। अच्छा। ये समझे ना, जैसे मैं नेगेटिव हुआ, मेरे सारा ऑरा जो है श्रिंक होकर चक्र मेरे ब्लॉक होने लगते हैं। अच्छा। तो मतलब ये ऑटोमेटिक स्विच है, समझ लो। आप कर ही नेगेटिव नहीं हुए नहीं कि आप रेकी कर नहीं सकते, जी। पॉजिटिव हुए नहीं कि आपको रेकी फ्लो होने लग जाएगी। देखिए, आपको किसी को रेकी करना है, आपके अंदर दया भाव ही नहीं है, करुणा नहीं है, तो आप कैसे रेकी करोगे? तो आप जब भी किसी को तकलीफ में देखते हो तो करुणा दया आती है, तो आप कहते रेकी करते हैं, बेचारे को यार आराम मिल जाए। जी। तो ये भाव आता है, इसलिए ऑरा और चक्रा एक्सपेंड होता है, आपका हार्ट चक्रा एक्सपेंड होता है, आपके ऑरा में एक्सपेंशन आता है, तभी तो आप हीलिंग कर पाते हो। जी। इसलिए रेकी में ना नेचुरल स्विच है, ऑटोमेटिक। ये बहुत अच्छी बात है। हाँ। क्योंकि जितना उसको अच्छे लोग हैं, अच्छे से यूज करने वाले, उतने ही नेगेटिव साइड इसमें के गलत लोग भी रास्ता हैं। अभी तक है ही नहीं। हाँ। और रेकी में जो गलत आया ना, वो रेकी ने उठा के उसको बाहर फेंक दिया। अच्छा। क्योंकि वो उसका काम ही नहीं कर रहा है, तो फिर वो उसको इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो बाहर निकल जाता है फिर। जी। यूँ इसलिए रेकी में आए, कई बहुत गलत लोग भी आए, गलत ढंग से क्या कहते हैं, लोगों को उल्लू बनाने की कोशिश भी की, फिर टिके नहीं। तो अब रेकी में अब जो टिके हुए हैं ना, वो बेचारे सही मास्टर्स हैं, समझो बस थोड़े। अच्छा,
तो सर ये रेकी हीलिंग और सोल हीलिंग अलग अलग है या सेम चीज़ है? नहीं देखिए, अब क्या होता है सोल हीलिंग, ये सब देखिए अल्टीमेटली समझना क्या मालूम है, इस दुनिया में हीलिंग एनर्जी दुनिया में एक ही है, यूनिवर्सल ही एनर्जी जिसको कहते हैं जी। प्राण ऊर्जा। प्राण ऊर्जा के अलावा और कोई ऊर्जा है कहाँ भाई, कहाँ से लेकर आओगे? सही बात है। अब आप सोल बोल दो, आप मैग्नीफाइड हीलिंग बोल दो, आप शिवा हीलिंग बोल दो, आप फलाना चीटा हीलिंग बोल दो, ऐसे 50 नाम रख दो ना, ओशो हीलिंग बोल दो। जी। ये तो देखिए लोग है ना, अब क्या बोलते हैं, अपनी कलरिंग हर हीलिंग पे चढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एज सच देखा जाए तो हवा के अब नाम देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हवा के नाम आप देते हो खुद, हीलिंग बस है। हीलिंग एनर्जी है, बस सिंपल सी। रेकी जी, तो खैर जापानीज शब्द है। देखिए रेकी है ना हमारे वेदों की देन है, बता रहा हूँ। ये अच्छा। हमारे ये कोई जापानीज तकनीक नहीं है। अच्छा। हमारे भारत में अथर्ववेद और ऋग्वेद में इसके मंत्र है कि अयम में हस्त जो भेषजयम, यानी कि हे मानव तेरे हाथ औषधि युक्त है, तेरे हाथ शुभ स्पर्श वाला है, तू इन शुभ स्पर्श से लोगों को कल्याण कर, रोग मुक्त कर। इतना क्लियरली मंत्र दिया हुआ है। फिर भी मैं हम आपको लोग नहीं भेजूंगा वैसे, समझ चाहे तो आप पाए। बताइएगा उसके अंदर जी। कि वेदों में इसके सुषुप्त है भाई। तो स्पर्श चिकित्सा के नाम से हजारों साल पहले हमारे यहाँ इस्तेमाल हो रही थी, पर भारत में कभी इसका विकास ही नहीं हुआ, जैसे योगा का विकास नहीं हुआ इस तरह से। तो इसीलिए अब रेकी जो है अब भारतीय विद्या है, इसलिए मैं भारतीय विद्या कह के ही लोगों को सिखाता हूँ। अच्छा। जापान तो जैसे जैसे योगा अमेरिका चला गया तो उसने पावर योगा नाम रख दिया, तो बस वैसे ही नाम किसी ने रख दिया, वापस आ गई इंडिया में। तो ऐसे तो इसलिए मैं उसको लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ कि भाई ये भारतीय हमारी हमारी धरोहर है और ये भारतीय लोगों को अच्छी तरह मिलनी चाहिए। तो सर जैसे इसकी अवेयरनेस अभी भी लोगों में उतनी नहीं है, और मैं सच बोलूं तो कई बार लोगों को लगता है ऐसे ऐसे क्या कर रहे हैं, कुछ जादू टोना तो नहीं कर रहे, मतलब हैं ऐसे लोग भी हैं, आपने भी देखे वो होंगे। इसलिए कि सटल लेवल पर ना हम किसी को हाँ। बिना टच किए ऐसे ऐसे हाथ कर रहे होते हैं ना, यूं हाँ, कर रहे होते और हैं, वो ऐसे ऐसे कर समझ रहे होते नहीं हैं। आता। वो समझते हैं कि पता नहीं ये क्या कर रहा है बैठे बैठे भाई। नहीं जी। एक्चुअल में, लेकिन उसका इमीडिएट जब लाभ देखोगे तब आप समझ पाओगे वास्तव में। तो इसमें मैं ये पूछना चाह रही थी, तो क्या जैसे अगर आप मुझे हील करना चाहते हैं और मेरा बिलीफ ही नहीं है कि रेकी कुछ नहीं होती, तो कुछ पता नहीं क्या कर रहे हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, तो क्या हम उस पेशेंट को हील कर सकते कर हैं? सकते हैं। देखिए कर क्या सकते होता है, मैं आपको बताता हूँ कि जनरली हमारे पास जब लोग आते हैं ना तो विश्वास न करते हुए आते हैं ज़्यादातर, जी। जी। और उसी को ही हमने रेकी करके हम उसको विश्वास दिलाते हैं। हम क्या कहते हैं, विश्वास मत करो पर न्यूट्रल रहो, आप मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने देना बस। हाँ। तो वो चुपचाप देखता है, और बाद में जब वो देखता है कि उसको कैसा अद्भुत लाभ मिला, तब फिर उसका अपने आप विश्वास जमने लगता है। देखिए सीधी सी बात क्या मालूम है कि जैसे रेकी एक शुद्ध हवा की तरह है, समझो एक प्राण ऊर्जा ही तो है। मैं रेकी का मतलब प्राण ऊर्जा। जी। जी। तो भाई अब प्राण ऊर्जा किसी जो आदमी नहीं चाहता उस पर काम करेगी क्या? शुद्ध हवा ये नहीं चाहते तो भी शुद्ध हवा काम करेगी क्या? करेगी भाई, 100%। तो ये एक नॉर्मल, ये तो हम समझ ही गए कि रेकी हीलर कोई भी बन सकता है बिल्कुल अगर बिल्कुल उसको बिल्कुल क्लासेस लेनी बिल्कुल है बिल्कुल। तो सेल्फ हीलिंग भी उतनी ही पावरफुल है जितना हम दूसरे पे कर रहे हैं। आप अपनी खुद की रेकी कर सकते हैं, इससे बढ़कर और क्या चाहिए? और रेकी क्या मालूम है, रेकी एक प्रकार का ध्यान है, रेकी एक प्रकार का उपवास है, अपने नज़दीक आने की कला है। आप ज़रा सोचो, व्हेन यू टच योर आइज योर ईयर, यू आर लविंग योर बॉडी। जी। आप ज़रा सोचो, है ना, और आप केयर कर रहे हो अपनी बॉडी की। ये कितनी बड़ी बात है कि मैं अपने हाथ ऐसे रख रहा हूँ, मैं ऐसे रख रहा हूँ, अपने लीवर पे हाथ रख रहा हूँ, तो यू आर टचिंग एंड यू आर लविंग एवरी ऑर्गन ऑफ योर बॉडी। देखिए हमारे बॉडी में 50 ट्रिलियन सेल्स होते हैं ना, हर सेल में अपना दिमाग होता है, अपनी एनर्जी होती है। अच्छा। हाँ, एवरी सेल हैज़ इट्स ओन ब्रेन। ठीक है। तो आप ज़रा सोचो कि एक एक सेल जो है ना आपके वाइब्रेशन को कैच करके समझ रहा होता है। तो हम अपनी बॉडी को जितना प्यार करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं ना, उतना ज़्यादा आपको बॉडी इमीडिएट रेस्पॉन्ड करने लगती है। बीमारी में कोई आदमी है ना अपने बॉडी को प्यार नहीं करता, बल्कि बॉडी से नफरत करना शुरू कर देता है। ऐसा साला घुटना बहुत दुखता है मेरा, पता नहीं क्या हो गया है इसको, ऐसे इस तरह से। लव योर बॉडी। जी। लव योरसेल्फ, लव योर बॉडी। लव योर बॉडी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो उसमें सारी इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ कि अपने शरीर को है ना मंदिर की तरह ट्रीट करो, कूड़ेदान की ट्रीट मत करो।
क्योंकि कूड़ेदान की तरफ कौन ट्रीट करता है? जिसको शरीर से दुश्मनी करनी है, तभी तो वो घटिया खाना उंडेलता रहता है शरीर में, कुछ मर जाए वो खाता पीता रहता है जी। भाई। उसको ऐसा लगता है कि मेरा तो है नहीं, किसी और का शरीर है, बिगड़ जाने दो, 2 गोली खा लेंगे। हाँ ऐसे। तो ये इसलिए शरीर, देखिए लोग जब तक शरीर को अपना शरीर में मेरे भगवान छुपा हुआ है, शरीर मेरा टेम्पल है, ऐसा नहीं समझेगा ना, देखिए अब बाहर का जीता जागता भगवान तुम्हारे अंदर हर पल धड़क रहा है, तुम्हें बता रहा है, तुम्हें दिखा रहा है, तुम्हें सुनवा रहा है। ये भगवान पे लोगों को भरोसा कम है, और बाहर के जाके वो मूर्ति में भगवान को ढूंढने की कोशिश करते लोग। जी जी। तो भाई जीता जागता भगवान है ना, प्यार करो ना, इसको मंदिर को ट्रीट करो अच्छी तरह से। जी ठीक है ना सर, कोई आपका ऐसा एक्सपीरियंस रेकी में जो आपको लगा ये तो मिरेकल हो गया, ये तो मैंने भी नहीं सोचा था, कुछ ऐसा? देखिए हाँ, इस तरह की घटनाएं बहुत सारी है, कोई एक नहीं है। देखिए कॉमा में से निकल जाना, एकदम आदमी जो डेथ बेड पे, मतलब उतार के उसको नीचे बेड पे रख दिया था, उसकी ब्रेन सांसें रुक गई थी नहीं। लेकिन हमारे यहाँ पे ना, यहाँ पे रानी बाग में हमारा एक सर्वेंट है, उसकी मदर की डेथ हो गई थी। तो उसने हमें बुलाया, तो हम गए, तो घर में वो मदर लेटी हुई है, साथ में दीपक जल रहा है, और वो सब उन्होंने फूल वूल रख दिए सब जी। तो मैडम को, हमारी मैडम को आदत है कि ऐसे ही बैठे बैठे किसी की हीलिंग शुरू कर देती है, उसको आदत है ऐसे हाथ रखने की। तो उसने कहा कि क्या हो गया? बोले बस अभी ये अब शांत पड़ी है, बोले अभी ऐसे इस तरह से डेथ हो गई है। तो डॉक्टर ने आके बोला कि नहीं है ये। तो ठीक है। तो उन्होंने बैठे बैठे उन्होंने वहाँ पे उसके यहाँ पे पेट पे हाथ रख दिया, और 15-20 मिनट हीलिंग करती रही वो। 20 मिनट के बाद में वो खड़ा करके आंख खोली और एकदम उठ के गले लग गई मेरी वाइफ के। तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा चमत्कार था कि यार ये तो मर गई थी और ये उठ के अभी गले लग रही है इसको। तो इसका मतलब है कि एक्चुअल में हम ओरिजिनल, हम भी कई बार मरते तो है नहीं, पर हमें अब डॉक्टर की अक्ल जितनी होगी उतना ही बताएगा वो भी और हमें उठा के जला दिया जाता है। तो मुझे क्या लगता है कि वास्तव में कई बार हम मरते भी नहीं है, एक्चुअल में भी थोड़े आसपास ही हो रहे होते, वो आउट ऑफ बॉडी चले जाते होंगे, इतने समझे? काम हो जाता है। तो इसीलिए कई बार क्या होता है, तो रेकी मेरे ख्याल से मुझे ऐसा जब से मुझे मैं लोगों को कहता भी हूँ कि भाई अगर मर भी गया है ना, एक 15-20 मिनट आधा घंटा रेकी कर लो, क्या मालूम कुछ उसमें से वापिस आ जाए। तो एक तो चमत्कार खैर ये था, और दूसरा रेकी का चमत्कार मैंने ये देखा कि एक गैंग्रीन जो होता है ना, वो काला पाँव काला पड़ जाता है, तो काटना पड़ता है, उसको कोई ठीक नहीं कर सकता। लेकिन हमारे पास जो एक लड़का आया फरीदाबाद से, उसका गैंग्रीनस पूरा पाँव कोयले की तरह काला हो गया था उसका। तो रेकी करने के बाद है ना, वो पूरा का पूरा नॉर्मल हो गया वापस, पूरा नॉर्मल हो 45, हाँ जी, पूरा 100% नॉर्मल हो गया। डेड हो जाता है, हाँ डेड हो जाता है सब। मैं भी सोचता था, मुझे भी विश्वास थोड़ी था कि ऐसा हो जाएगा, पर मैंने कहा देख भाई हम ट्राई करते, हो गया तो ठीक है बस ऐसे। तो हमने भी ट्राई किया 45 डेज में। अच्छा, 45 डेज में धीरे धीरे खान पान भी ठीक किया उसका साथ साथ में, तो इंटरनल खान पान से भी फर्क पड़ा और साथ साथ में इसका फर्क पड़ा। तो दोनों का फर्क जो है 45 डेज में आया। तो इसी तरह मेंटली रिटार्डेड जो बच्चे होते हैं ना, तो मैं उस पर भरोसा नहीं करता था कि ये कुछ इसमें चेंज आ सकता है। तो माँ बाप ने रेकी सीख कर इतना भरोसा जताया कि 3-3 साल तक उस बच्चे पे काम करते रहे, और स्पेशल चाइल्ड स्कूल से निकाल कर दिल्ली पब्लिक स्कूल में उसको डाला। आप जरा समझ सकते हैं। तो ये जो डेवलपमेंट जो रेकी में देखा, तो मैंने क्या देखा कि रेकी एक ऐसी एनर्जी है जो कमज़ोर से कमज़ोर सेल को एनर्जी देकर उसको क्षमतावान बना देती है। ये रेकी का कमाल है। रेकी मतलब हर घर, मैं कहता हूँ घर रेकी, हर एक को सीखना चाहिए, ताकि व्यक्ति आत्मनिर्भर बने, डॉक्टर दवाओं से बचे बस किसी भी तरह। जी सर, शायद आज से पहले रेकी पे फादर भी मेरे एक्सपर्ट हैं, बट हाँ मानती हूँ, बट ऐसा नहीं था कि भाई रेकी इतनी पावरफुल है। बट आज आपसे बात करके बहुत ही थॉट्स चेंज हुए हैं, क्लैरिटी आई है, पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है, और मुझे लगता है हर एक को सीखने चाहिए कि एटलीस्ट किसी की हेल्प कर सके और सेल्फ हीलिंग कर सके। इसलिए मैं फ्री में सिखाता हूँ ना भाई, मैं लोगों को कहता हूँ सीखो, सीख के घर में उपयोग करो, और क्यों अपने पैसे हॉस्पिटलों में, डॉक्टरों में, दवाइयों में खराब करते हो भाई। सर अपनी मदद कर लेंगे तो दूसरे को तंग नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल ये तो कमाल के कॉन्सेप्ट है। और मतलब बहुत ही सर मुझे आज आपसे बात करके
बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ नया सीखने को मिला। और अभी बिल्कुल मन नहीं है, बट शायद टाइम नहीं, की नहीं, कमी है। समय होता जा जी रहा है, बिल्कुल, आपके हाँ। पास भी टाइम कम है, और मैं चाहूँगी हम ज़रूर थोड़ा टाइम बाद एक बार मैं आपसे जो आपने बताया हेल्दी लिविंग, हम उस पर ज़रूर बात नहीं, नहीं, करेंगे करेंगे, एक बार। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जी थैंक यू सर। अच्छी बात और है, मेरी भी बहुत शुभकामना आपके चैनल के लिए, जी बहुत थैंक यू शुभकामनाएं। सो मच सर, थैंक यू सो मच। और मैं अपने व्यूअर्स को भी कहना चाहूँगी, मुझे लगता है आज का पॉडकास्ट आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा, बहुत पसंद आएगा। शुरू से एंड तक प्लीज़ पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा लगा हो सब्सक्राइब भी कीजिए, और हमें कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए आज का पॉडकास्ट कैसा लगा, और अगला पॉडकास्ट आप किस चीज़ पे देखना चाहेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।